हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। और अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरली एक क्वेश्चन इसमें वनडे एग्जाम्स में आता है। बैंक को अगर छोड़ दें तो बैंक में तो 15 से 20 क्वेश्चन भी सिटिंग और पजल से आते हैं, लेकिन जनरली नॉर्मल जो एग्जाम्स है हमारे उनमें बैंक को छोड़कर 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आपको गिवन है उन पर आते हैं और क्या अप्रोच से हम इन्हें सॉल्व करना चाहिए उसको देखते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है लीनियर लाइन का क्वेश्चन है। लीनियर लाइन क्वेश्चन में कहा गया है कि सिक्स चेयर लेबल JKPRSNT आर केप्ट वन अबव द अदर। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखी गई, चेयर के नेम दे दिए गए JKPRSNT, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, R इज अबव ओनली P। भाई एक बात बताइए, अगर 6 चेयर हैं और अगर आप 6 चेयर को रखते हैं वन अबव अदर तो 1 2 3 4 5 6 आप ऐसे रख सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि R इज अबव ओनली P एंड S, R केवल P और S से ऊपर है। तो अगर R वाली जो चेयर है वो अगर केवल P और S से ऊपर है तो इसका मतलब P और S इससे नीचे होंगी, इससे नीचे और कोई चेयर नहीं हो सकती। लेकिन अभी P और S की क्लैरिटी नहीं आई कि P और S कहाँ पर होंगी। इसका मतलब ये श्योर है कि या तो P यहाँ पर और S यहाँ पर, या फिर ये भी हो सकता है कि S यहाँ पर हो और P यहाँ पर, और R तो फिक्स है, R यहीं पर रहेगी। इन दोनों में से एक बात करेक्ट है, इन दोनों में से एक बात क्या है, करेक्ट है। R इज अबव ओनली, ये जो ओनली वर्ड है इसी से हमें क्लैरिटी मिल गई कि R इज अबव ओनली P एंड S, केवल P और S से ऊपर है। इसका मतलब बाकी जो चेयर हैं वो R से ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया देयर आर 4 चेयर्स बिटवीन J एंड S। JK और S के बीच में कितनी चेयर है भाई? JK और S के बीच में आपको रखनी है 4 चेयर। JK और S के बीच में अगर 4 चेयर है तो अगर S को हम यहाँ पर रखेंगे, S को अगर हम यहाँ पर रखते हैं सेकंड प्लेस पर, तो 1 2 3 4 4 चेयर बीच में नहीं आ पाएंगी। इसका मतलब कंफर्म S फर्स्ट प्लेस पर है, और 4 चेयर अगर इनके बीच में 1 2 3 4, इसका मतलब फिर J यहाँ पर होगा। देखो J और S के बीच में अब आपको 4 चेयर दिखाई दे रहे हैं। K इज 3 प्लेसेस अबव P, P से 3 प्लेस ऊपर K है, 1 2 3, यहाँ पर K हो गया। और बच्चों अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगर अब इसमें कौन सी चेयर बची है, जो बची है उसको यहाँ पर रख देंगे, एक ही प्लेस बचा है, J K प्लेस हो गया, P भी है यहाँ पर, R भी है और S भी है, T बचा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो चेयर होगी वो T होगी। ठीक है, तो हमने इनको अरेंज कर दिया। अब ये आगे क्या कहते हैं, कंडीशन देता है, इफ वी अरेंज दी चेयर इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर टॉप से बॉटम की तरफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दे, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी चेयर विल बी रिमेन सेम रहेगी एक्सक्लूडिंग जे को एक्सक्लूड कर दिए अगर, तो भाई अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा अरेंजमेंट जो बना वो तो ये बना। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो जे सबसे छोटा अल्फाबेट है, जे आएगा, फिर उसके बाद के आएगा, के बाद क्या आएगा, पी के बाद में क्या होगा इसमें, आर के बाद में एस होगा और एस के बाद में टी होगा। तो अब आपको देखना है कितनी चेयर, जे को अगर छोड़ दें तो कितनी चेयर की पोजीशन सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी। एक तो के हमें सेम प्लेस पर दिख रहा है, देखो के चेंज नहीं हुआ, पी चेंज हो गया, आर भी हमें सेम प्लेस पर दिख रहा है, एस चेंज हो गया, टी चेंज हो गया। तो के और आर मतलब 2, सेकंड जो हमारा मतलब फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो यही काम आपको, ये एक तरह से लीनियर जो हमारी मतलब लाइन होती है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे बना सकते हो या फिर लेफ्ट राइट करके भी बना सकते हो। चलिए और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 पर्सन L M N P Q एंड R सिटिंग इन ए रो फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। देखो जितने पर्सन है उतने ही मार्क कर लीजिए, सबका फेस कहाँ दिए, नॉर्थ में। नॉर्थ आप जिस तरफ भी मानना है, नॉर्थ को हम अपने सामने ही मान लेंगे जनरली। तो जितने पर्सन है बच्चों उतने ही मार्क आप कर लीजिए। 6 पर्सन दिए गए तो हमने यहाँ पर 6 मार्क कर लिया, और सभी पर्सन का फेस नॉर्थ में दिया हुआ है, नॉर्थ इस तरफ हमने मान लिया है। तो यहाँ से जो लेफ्ट और राइट है, हमारा लेफ्ट राइट ही क्वेश्चन का लेफ्ट राइट बन गया है। ठीक है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में ये बैठे हों। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन P एंड M। अब जहां भी ये बैठे होंगे तो इसमें कुछ कंडीशंस दी हैं कि भाई P और M जो बैठे होंगे उनके बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग बैठे हैं।
अब P और M की पोजीशन बदल सकती है, P इधर भी आ सकता है, M इधर भी, है ना। तो P और M बदल सकती है, लेकिन इनके बीच में 3 लोग होंगे। P इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड, और P किसी भी एंड पर नहीं बैठा हुआ है। तो जो क्वेश्चन में एंड है, 2 एंड है, एक ये वाला एक ये वाला, एंड पर P नहीं बैठता है, P किसी कॉर्नर पर नहीं बैठेगा। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन L एंड Q। अब इसमें ये भी बताया गया कि जो L और Q हैं, L और Q के बीच में भी कितने हैं, 3 लोग हैं। L के और Q के बीच में भी 3 लोग हैं। तो सेम कंडीशन है, L और Q हमें नहीं पता, बदल भी सकते हैं। L और Q के बीच में 3 लोग हैं। N इज टू द लेफ्ट ऑफ R। जो N बैठा हुआ है, N जो N है वो लेफ्ट साइड में रहेगा, N लेफ्ट साइड में रहेगा R के। R से अब कितना लेफ्ट है ये नहीं पता, लेकिन जहां भी R बैठा होगा उसके लेफ्ट साइड में N बैठेगा। ठीक है, R के लेफ्ट साइड में N बैठा हुआ है। N is to the left of R, L is at one of the end, और एंड पर P तो बैठता नहीं है, लेकिन L किसी एंड पर बैठा हुआ है। ठीक है, L एंड पर बैठा हुआ है। इसके बाद कहते हैं M is to the right of P, और जो M है वो P के राइट में बैठेगा। जो M है वो कहां पर बैठा है, राइट साइड में बैठा है, राइट में, है ना, किसके, P के। जहां भी P बैठेगा उसके राइट में M बैठेगा। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में हमें बताना है कितने पर्सन है। भाई एक बात बताइए, 2 ही तो कंडीशन हो सकती हैं। एल अगर एंड पर बैठा हुआ है तो एल से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एल या तो हो सकता है कि आप बोले कि यहाँ होगा, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि एल अगर यहाँ नहीं होगा। भाई एल किसी एंड पर बैठा हुआ है और 2 ही एंड हैं इसमें, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है, तो एल या तो यहाँ बैठा हुआ है या फिर यहाँ बैठा हुआ है। L जहां भी बैठेगा, L के और Q के बीच में कितने होंगे, 3, 1 2 3, 3 बीच में होंगे। अगर L इस एंड पर है तो Q यहाँ पर होगा, और अगर L इस एंड पर है तो Q यहाँ पर होगा। इन दोनों में से एक बात कोई करेक्ट है। ठीक है, L और Q हमारा प्लेस हो गया। अच्छा, इसके बाद में L और Q से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन है, नहीं। अब P के और M के बीच में 3 लोग होंगे, और R के लेफ्ट में N होगा, P के राइट में M होगा। ठीक है, P के और M के बीच में हमें 3 लोगों को रखना है, और P के राइट साइड में हमें M के लिए जगह छोड़नी है। तो भाई P और M के बीच में अगर 3 है और P एंड पर बैठेगा नहीं, तो यहाँ तो आपको P अगर आप यहाँ बिठाओगे यहाँ पर, तो P और M के बीच 3 नहीं आ पाएंगे। P को और M के बीच 3 रखने के लिए P को यहाँ बिठाना पड़ेगा और M को यहाँ बिठाओगे इस वाले अरेंजमेंट में। लेकिन इससे P से लेफ्ट साइड में M दिख रहा है, इसका मतलब ये अरेंजमेंट गलत है। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, P के राइट, P और M के बीच में 3 लोग बिठाने हैं, तो P को यहीं पर बिठाना पड़ेगा, और 1 2 3 बीच में हो गए, M यहाँ पर आ गया। ऐसा करने से P के राइट साइड में M भी दिख रहा है। ठीक है, और R के लेफ्ट में N होगा, और R और N 2 ही पर्सन बचे, और R के लेफ्ट में अगर N होगा तो R के लेफ्ट में N केवल यहाँ पर हो सकता है। ये आपका अरेंजमेंट बन चुका है क्वेश्चन का। पूछा गया है क्वेश्चन में, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ N, N के लेफ्ट की तरफ कितने लोग बैठे हैं, तो भाई 2 लोग बैठे हुए हैं, 2। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, आराम से इनको बना सकते हैं, सारा डेटा गिवन है, बस पढ़ते जाइए और प्लेस करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5 गर्ल्स D L N O and Q आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टूवर्ड्स द साउथ। अब साउथ की तरफ इनका फेस है, तो भाई साउथ ऐसा जरूरी नहीं है कि आप साउथ इधर ही मानेंगे। लो, मैंने साउथ इस तरफ मान लिया, भाई ये साउथ है ना। 5 पर्सन है, 5 गर्ल्स है, तो हमने 5 मार्क्स लगा लिए। ऐसा करने से भी क्वेश्चन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लीनियर लाइन के क्वेश्चन पर साउथ को आप किधर भी मान सकते हो। मैंने साउथ को इधर मान लिया, इससे मेरा फायदा ये हुआ कि जो मेरा लेफ्ट राइट है वही क्वेश्चन का लेफ्ट राइट हो गया। ठीक है, मेरे क्वेश्चन में ये फायदा हुआ साउथ को इधर लेने से, लेफ्ट राइट जो मेरा है वही क्वेश्चन का लेफ्ट राइट हो गया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन। एक रो में बैठे हुए, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इंफॉर्मेशन है L इज सेकंड टू द राइट ऑफ O। जो L एलिमेंट है इसमें L वो कहां पर है, सेकंड टू द राइट, सेकंड राइट प्लेस पर है, किसके, O के। L इज सेकंड टू द राइट ऑफ O, Q इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। और जो इसमें Q एलिमेंट है वो बैठा हुआ है इमीडिएट राइट में, एकदम राइट में, किसके, D के। फिर कहता है 2 गर्ल्स आर बिटवीन Q एंड N। Q के और N के बीच में 2 गर्ल्स भी होनी चाहिए, Q के और N के बीच में 2 गर्ल्स हैं। देन हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ D, D के राइट में कितनी गर्ल्स है ये बताना है। भाई इन दोनों में देखोगे तो Q कॉमन है, O के इमीडिएट राइट में Q है, और Q के और N के बीच में 2 लोग हैं। Q के और N के बीच में अगर 2 लोगों को रखना है, तो एक तो हम ऐसा कर सकते हैं भाई, O को यहाँ पर रखें,
लेकिन ओ के सेकंड राइट में कौन है, लेफ्ट। ओ के सेकंड राइट में ओ के सेकंड राइट में एल होने का मतलब है कि ओ को कम से कम आपको यहां तो रखना पड़ेगा। ओ को जब आप यहां रखेंगे तो ओ के सेकंड राइट में एल यहां पर आ जाएगा, और ओ के इमीडिएट राइट में कौन है, क्यू। ओ के इमीडिएट राइट में क्यू यहां पर आ जाएगा। क्यू के और एन के बीच में दो लोग हैं, क्यू यहां पर है तो एन यहां पर होगा। क्यू के और एन के बीच में दो लोग भी है। देखो सारा जो अरेंजमेंट है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। 5 गर्ल्स थी, 5 में से 4 बैठ चुकी हैं, जो बच गई है डी हमें नहीं दिख रही है, तो डी को हम यहां पर प्लेस कर देंगे। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, ये ओ के सेकंड राइट में एल इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ये ओ है, एंड क्यू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। अच्छा ये डी है, ओ नहीं है, ये डी है। ठीक है, ये डी है। चलो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा अरेंजमेंट भाई, दोबारा बना लेते हैं। इन सबको इरेज कर देते हैं, इन सबको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इस डी को ओ पढ़ लिया था, तो अब दोबारा बनाते हैं भाई। डी के ओ के सेकंड राइट में एल है, अगर ओ के सेकंड राइट में एल है तो ओ को अगर यहाँ पर बिठाते हैं कम से कम, तो सेकंड राइट में एल यहाँ पर आ जाएगा, और डी के इमीडिएट राइट में क्यू फिर यहाँ पर बिठाना होगा, और एन और क्यू के बीच में दो लोग फिर आ जाएंगे क्या। अच्छा जी, एक काम करते हैं, प्लेस करके देखते हैं। डी के इमीडिएट राइट में क्यू, डी के इमीडिएट राइट में क्यू यहाँ बिठा सकते हैं, और फिर क्यू के और एन के बीच में दो लोग, और फिर ओ के सेकंड राइट में एल। हाँ जी, ऐसा कर सकते हैं। डी को अगर यहाँ पर बिठाएं तो डी के इमीडिएट राइट में कौन है, क्यू। डी के इमीडिएट राइट में क्यू यहाँ पर आ सकता है। क्यू के और एन के बीच में कितने लोग हैं, दो, एक तो ये एक ये, तो इसका मतलब एन फिर यहाँ पर होगा। क्यू के और एन के बीच में दो लोग हैं, और ओ के सेकंड राइट में एल है, तो ओ को यहाँ पर बिठा देंगे, और ओ के सेकंड राइट में एल यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, पांचों गर्ल्स यहाँ पर बैठ चुकी हैं। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। डी के राइट में कितनी गर्ल्स हैं, तो केवल एक गर्ल डी के राइट में बैठी हुई है। ए ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। अब पैरेलल रो का दो क्वेश्चन दिया गया, दो लाइन है जो पैरेलल है एक दूसरे के। आगे कह रहे हैं 5 मेंबर आर सिटिंग इन ईच रो। देखो दो रो दी गई हैं, है ना, इसको हम रो 1 बोल रहे हैं। ये हमारी रो 1 है, फर्स्ट रो ये है, और इसमें कौन कौन पर्सन बैठे हुए, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग नॉर्थ, और इनका फेस कहां पर है, नॉर्थ की तरफ है। इनका फेस कहां पर है, नॉर्थ की तरफ। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 व्यक्ति हैं जिनका फेस कहां दिया है, नॉर्थ की तरफ। और इसके बाद कहता है while person M N O P and Q are in row 2 facing south। भाई साउथ की तरफ फेस करके कौन से पर्सन बैठे हुए, ये 5 पर्सन है जिनका फेस साउथ की तरफ है, और इनका क्या नाम है, इनका नाम है M N O P and Q, M N O P and Q। तो ये एक दूसरे की तरफ आमने सामने फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन है, रो 1 ये हो गई हमारी, और रो 2 ये हो गई। ठीक है, ये रो 2 है, और ये रो 1 है, इसमें बैठे हुए हैं हमारे पर्सन V, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, V W X Y एंड Z। ठीक है, ये पर्सन यहां पर बैठे हैं। आगे क्या दिया गया, इंफॉर्मेशन आर फेसिंग ईच अदर, इनका ये बता दिया गया कि फेस एक दूसरे की तरफ है। अब इंफॉर्मेशन यहां से शुरू है जो मेन है, 2 पर्सन सीट बिटवीन Q एंड P। भाई Q के और P के बीच में कितने लोग बैठेंगे, दो लोग बैठेंगे। Q के और P के बीच में हमें बता दिया गया दो लोग बैठेंगे। ओनली 1 पर्सन सीट्स बिटवीन V एंड W। V और W के बीच में कितने बैठेंगे, एक बैठेगा। V के और W के बीच में केवल एक बैठेगा। ठीक है, आगे का आगे N सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। जो N है वो थर्ड लेफ्ट में बैठेगा M के। जो n बैठता है वो थर्ड लेफ्ट में बैठेगा किसके, m के। जहां भी m बैठेगा उसके थर्ड लेफ्ट में n होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे क्या कहता है, p सीट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन, और p किसी एक एंड पर बैठेगा। अगर एंड की बात की जाए, एंड की, तो उस पर p बैठता है, किसी एक एंड पर बैठेगा p। आगे कहा गया p सीट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन, q एंड v आर फेसिंग ईच अदर। भाई q का और v का जो फेस है वो एक दूसरे की तरफ होगा। Q और V का फेस एक दूसरे की तरफ होगा, Q और V आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है,
Z सीट्स इन द मिडिल ऑफ द लाइन, और Z मिडिल में बैठता है, तो इसका मतलब Z तो कंफर्म है, Z यहाँ पर बैठेगा। भाई मिडिल तो ये है, तो जो फिक्स हो सकती है इन्फॉर्मेशन उसको फिक्स कर देंगे। Z मिडिल में बैठता है लाइन के। Y सीट्स टू द राइट ऑफ X, जो Y है वो कहां पर बैठेगा, राइट में बैठेगा, राइट ऑफ X। कितना राइट में ये नहीं बता, लेकिन Y राइट साइड में बैठेगा X के। Y सिट्स टू द राइट ऑफ X, हु मतलब X। X इज नॉट नेबर ऑफ V, X और V नेबर नहीं है, X और V साथ में नहीं बैठेंगे, ये भी हमें बता दिया गया, X और V साथ में नहीं बैठेंगे। चलिए अब इससे बच्चों हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। भाई एक बात बताइए, P अगर एंड पर नहीं बैठेगा, X के राइट साइड में Y बैठेगा, X के राइट में Y यहाँ भी हो सकता है, X के राइट में Y यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद क्या कहता है, X और V साथ नहीं बैठेंगे, X और V साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। यहाँ से तो कनेक्ट नहीं हुआ, अब इधर से कनेक्ट करते हैं। यहाँ से अगर हम इसको कनेक्ट करें तो भाई M के थर्ड लेफ्ट में N बैठेगा, और Q और P के बीच में 2 बैठेंगे, और P एंड पर बैठा हुआ है। अगर P एंड पर बैठा हुआ है, P अगर एंड पर बैठा हुआ है, तो एक तो ये कंडीशन है कि P यहाँ पर हो जाए। हमारा पॉइंटर कहाँ गया, यहाँ पर। देखो अब 2 कंडीशन हो सकती है कि एक तो हम कह सकते हैं कि P यहाँ पर हो, है ना। P अगर यहाँ पर होगा तो Q कहाँ पर होगा, 1 2 छोड़ देंगे, Q यहाँ पर होगा, P और Q यहाँ पर हो जाएंगे। Q के सामने V बैठेगा, Q के सामने हम V यहाँ पर बिठा सकते हैं, ठीक है। Q के सामने V बैठ सकता है यहाँ पर। अच्छा इसके बाद अगर हम, चलो इसको क्या करते हैं भाई, प्लेस करके ही देखते हैं। एक तो ये अरेंजमेंट है कि अगर हम P को इस एंड पर बिठाते हैं, P या तो इस एंड पर है या फिर इस पर है। P के और Q के बीच में अगर 2 लोग हैं तो Q यहाँ पर बैठेगा, और अगर Q यहाँ बैठेगा तो Q के सामने V यहाँ पर बैठेगा। ये हम पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में V और W के बीच में 1 है, अगर V यहाँ पर है तो कंफर्म ये W होगा, ये वाला पर्सन W होगा, ठीक है। और इससे X के राइट में अगर Y बिठाना है तो अब X को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा और Y को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, ठीक है, Y को यहाँ पर। तो ऐसा करने से देखो X और V साथ में भी नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। V और W के बीच में 1 है, V और W के बीच में 1 पर्सन है Z, और X के राइट साइड में Y है, X के राइट साइड में Y भी बैठा हुआ है, मतलब ठीक बैठे हुए ये पर्सन। Q और V आमने सामने है, Q और V आमने सामने हो गए। M के थर्ड लेफ्ट में N को बिठाना है, तो भाई M के थर्ड लेफ्ट में N को बिठाने के लिए अब केवल एक ही प्लेस बचा है यहाँ पर। M को आपको यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी उसके थर्ड लेफ्ट में कौन हो पाएगा, N। 1 2 3 यहाँ पर N आ जाएगा, M के थर्ड लेफ्ट में N आ गया, ठीक है। अब कौन सा पर्सन बच गया है, कौन सा पर्सन जो बचा है इसमें P Q M N O, M N O बचा हुआ है, तो इसका मतलब फिर O यहाँ पर आ जाएगा, O फिर यहाँ पर आ जाएगा। M N O P एंड Q ये भी बैठ गए हैं और ये भी बैठ गए। अब देखो कुछ कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हुआ, Q और P के बीच में 2, तो Q और P के बीच में 2 लोग हैं। M के थर्ड लेफ्ट में N, M के थर्ड लेफ्ट में N भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद P एंड पर होना चाहिए, P एंड पर भी है। Q और V आमने सामने, भाई Q और V आमने सामने बैठे हुए, तो मतलब सारी कंडीशंस ठीक है। अब पूछा क्या गया, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन V एंड W, W एंड Y सॉरी, W और Y के बीच में कितने पर्सन है, W यहाँ पर है और Y यहाँ पर है, तो इनके बीच में बच्चों 2 पर्सन दिखाई दे रहे हैं, 2 पर्सन। तो ऑप्शन सी मतलब थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है, 2 पर्सन इनके बीच में है। तो देखो चाहे लीनियर लाइन का क्वेश्चन हो या पैरेलल लाइन का, जो इन्फॉर्मेशन दिए बस उसको हमें कनेक्ट करना है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा कर बताया कि कौन कहाँ पर बैठा है। अगर आप उसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट बनाएंगे तो आप आराम से उसको प्लेस कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 5 टीचर्स KHKPR आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। आपको सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो भाई सर्कुलर टेबल है तो सर्कुलर टेबल बना लीजिए। इस बार सर्कुलर टेबल दी हुई है और जितने पर्सन है बच्चों उतने ही मार्क कीजिए। 5 पर्सन है तो 5 ही मार्क कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 पर्सन हमने 5 मार्क कर लिया। अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, इन सबका फेस दिया हुआ है सेंटर की ओर, मतलब ये केंद्र की ओर देख रहे हैं, इस तरफ इन सबका फेस है, ठीक है। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, आगे इंफॉर्मेशन दी है T इज बिटवीन H एंड R, जो T एलिमेंट है वो H के और R के बीच में है। H और R बदल भी सकते हैं लेकिन T इनके बीच में रहेगा। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, जो P है ना वो सेकेंड राइट में बैठेगा, सेकेंड राइट में किसके, R के, जहां भी R बैठेगा उसके सेकेंड राइट में P होगा।
H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, और जो H है वो T के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। भाई एक बात बताओ, अगर T के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा और मान लो यहाँ पर T है, तो T के इमीडिएट लेफ्ट में H तो यहाँ पर होगा। अब अगर H के और R के बीच में T है, H के और R के बीच में T है, तो इसको R कह देंगे। H और R के बीच में T दिखने लगा, और R के सेकंड राइट में कौन है? P, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर P हो गया। ठीक है, अब 5 में से 4% तो बैठ गए, क्या बचा हुआ है हमारे पास? हालांकि इसमें और भी इंफॉर्मेशन दी है जिसकी हमें शायद नीड भी नहीं पड़ रही है। H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, और T कहाँ, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, K के इमीडिएट लेफ्ट में पूछा है कि कौन बैठा हुआ है, तो भाई इसमें K ही तो बचा है, K को पहले बिठा देंगे, K यहाँ पर बैठ गया। और K के इमीडिएट लेफ्ट में देखो कौन दिख रहा है आपको, तो K के इमीडिएट लेफ्ट में दिखाई दे रहा है हमें R, क्योंकि देखो इस तरफ जब इनका फेस इधर है, भाई इनका फेस इधर है, तो यहाँ से देखोगे तो इधर सब राइट होगा और इस तरफ सब लेफ्ट होगा। तो भाई मतलब जो आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है वो लेफ्ट है और एंटी क्लॉकवाइज राइट है। तो के लेफ्ट में पूछ रहा है कि एकदम लेफ्ट में कौन है, तो आर बैठा हुआ है के एकदम लेफ्ट में। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बात समझे आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, 6 कार label D, F, H, I, L and N are parked around a circular path facing towards the center। भाई एक तरह से यहाँ पर 6 कार हैं और सबका फेस किधर दिया हुआ है? सेंटर की ओर। सबका फेस किधर दिया हुआ है? सेंटर की ओर फेस दिया हुआ है। चलो इनको क्या करते हैं, बनाते हैं पहले। तो 6 कार हैं, तो एक सर्कुलर टेबल मान लीजिए, सर्कुलर एरिया है जिसके अराउंड बैठे हुए हैं, तो 6 मार्क कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से 6 हमने कार के लिए प्लेस बना दिया है। पार्क अराउंड ए सर्कुलर पाथ फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सबका फेस सेंटर की ओर है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सबका फेस सेंटर की ओर है, मतलब इस तरफ पार्क करके इन कार को लगाया गया है। H इज थर्ड टू द राइट ऑफ N, जो इसमें से H कार है, H कहां पर कार पार्क की गई है? थर्ड टू द राइट, थर्ड राइट में किसके? N के। H इज थर्ड टू द राइट ऑफ N। J इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, J इज टू द, J जो है, J कहां पर है? इमीडिएट लेफ्ट, एकदम लेफ्ट में, किसके? D के। जहां पर D कार होगी उसके एकदम लेफ्ट में J होगी। F इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N, F जो है वो सेकेंड लेफ्ट में है, किसके? N के। इस N एलिमेंट के ही सेकेंड लेफ्ट में कौन सी कार है? F सेकेंड लेफ्ट में। तो भाई F से N से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि N के हमें थर्ड राइट में और सेकेंड लेफ्ट में पता चल गया, N से शुरू कर देते हैं। N कार अगर यहाँ पर है तो N कार के सेकेंड लेफ्ट में F कार है, फर्स्ट सेकेंड, क्योंकि लेफ्ट इधर है ना, लेफ्ट इधर है। N के सेकेंड लेफ्ट में F, मतलब F कार यहाँ पर है, और N के ही थर्ड राइट में H कार है, 1 2 3, यहाँ पर H कार आ गई। अब D के इमीडिएट लेफ्ट में अगर J कार है, तो भाई D के इमीडिएट लेफ्ट में J कार को बिठाने के लिए D को यहाँ रखना पड़ेगा, और उसके इमीडिएट लेफ्ट में J यहीं पर आ सकती है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। चलिए बस इतने से ही हमारा क्वेश्चन बन गया। D सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। पूछा गया विच कार इज पार्क सेकंड टू द राइट ऑफ H, H के सेकंड राइट में। तो भाई एक कार बची है ना, अभी 6 कार थी, कौन कौन सी यहाँ पर प्लेस हो गई? D भी है यहाँ पर, F भी है, H है, I कार नहीं दिख रही है, I कार यहाँ पर होगी, I जो कार है वो यहाँ पर होगी। ठीक है, D F H J L N, L बची हुई है ना, J L N, L, ये L है, L कार यहाँ पर है। तो पूछा गया कि H के सेकंड राइट में कौन सी कार होगी, विच कार इज पार्क सेकंड टू द राइट ऑफ H। तो भाई R का राइट देखो, क्योंकि R का फेस इधर है, R का फेस इधर है, तो R का राइट इधर होगा, और सेकंड राइट पे कौन है? 1 2 L कार है सेकंड राइट पे। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। 6 एक्टर्स C E G I K and M आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। भाई सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो जितने पर्सन है उतने ही मार्क कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और सबका फेस बच्चों सेंटर की ओर दिया हुआ है। सबका फेस किधर दिया हुआ है? सेंटर की ओर दिया हुआ है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। M इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G, जो M पर्सन है ना, M एक्टर है, वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G, सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, किसके? G के। E इज सेकंड टू द राइट ऑफ C, और जो E एक्टर है वो सेकंड राइट में बैठा हुआ है, किसके? C के, C के सेकंड राइट में। K इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, इस M के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? K बैठा हुआ है।
K is to the immediate left of M, बस ये इंफॉर्मेशन दी है और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई G से स्टार्ट कर देते हैं। G के सेकंड लेफ्ट में कौन है? M। अगर मैं G को यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो G के सेकंड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड यहाँ पर कौन है? M। लेफ्ट राइट पहचान रहे हो ना यहाँ से, क्योंकि फेस इधर है तो यहाँ से लेफ्ट इधर हुआ। G के सेकंड लेफ्ट में M और M के इमीडिएट लेफ्ट में K। M का इमीडिएट लेफ्ट K यहाँ पर आ गया, M के इमीडिएट लेफ्ट में K। ये 3 पर्सन बैठ गए। अब बचा है C के सेकंड राइट में E। मुझे एक बात बताओ, क्या C कहाँ पर हो सकता है? भाई C कंफर्म यहीं होगा, C यहाँ पर होगा तभी तो उसके सेकंड राइट में E बैठ पाएगा। फर्स्ट सेकंड यहाँ पर E आ गया। तो देखो 6 में से 5 एक्टर बैठ चुके हैं। अब कौन सा एक्टर बचा है? हमारे पास है C, E, G, L बचा हुआ है ना? L है, ये I है, I। तो I एक्टर बचा हुआ है तो I को यहाँ पर प्लेस कर दो। पूछा क्या गया है हमसे? पूछा गया है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। E के इमीडिएट राइट में कौन है? E के इमीडिएट राइट में I बैठा हुआ है। यही आपका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है कि ये किस तरह से बन रहा है बच्चों? ठीक है। 8 boys P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting in a circular table। भाई 8 लोग हैं तो 8 मार्क कर रही है। सर्कुलर टेबल के चारों तरफ ये बैठे हुए हैं तो 8 पर्सन है, 8 मार्क कर रही है इस बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने जितने पर्सन बोल रहे हैं बच्चों उतने मार्क कर लीजिए। ठीक है, 8 पर्सन है, 8 मार्क कर दिया। सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, P एंड Q आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। भाई P और Q एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। P और Q एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। कहां पर ये नहीं पता, लेकिन आमने सामने। S इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P, और इस P के ही सेकंड राइट में कौन बैठेगा? S बैठेगा। तो एक काम करिए ना, P और Q जब आमने सामने है तो कहीं भी एक प्लेस पर बिठा दीजिए। मान लीजिए ये P है, ये P है और ये Q है। देखो P और Q आमने सामने बिठा दिए हमने। अब P के सेकंड राइट में कौन बैठेगा? S। फर्स्ट सेकंड, P का सेकंड राइट S यहाँ पर आ गया, P का सेकंड राइट S यहाँ पर। क्योंकि फेस नहीं दिया हुआ है ना, तो फेस आप मान लीजिए इनका सेंटर की ओर। आप किधर भी फेस मान सकते हैं, तो हमने सेंटर की तरफ मान लिया क्योंकि फेस के बारे में नहीं बताया। इसने बताया P और Q आमने सामने है तो आमने सामने। P के सेकंड राइट में S है तो सेकंड राइट में S बिठा दिया। S इज सेकंड टू द राइट ऑफ P एंड V इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ Q। और जो V है वो सेकंड राइट में बैठा है किसके? Q के। तो Q क्या सेकंड राइट कहां पर होगा? यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर V आ जाएगा। V इज सेकंड टू द राइट ऑफ Q। आगे कहता है T एंड W आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर T और W एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे, T और W एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे भाई, तो T और W अभी यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी। अभी कुछ नहीं कंफर्म हुआ। आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। फ्रंट ऑफ ईच अदर, R इज सिटिंग बिटवीन P एंड V। लेकिन P और V के बीच में कौन है? R। अगर P और V के बीच में R है तो R यहाँ पर आ गया भाई। अब अगर R यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब T और V अब यहाँ नहीं हो सकते, T और V यहाँ पर होंगे, लेकिन T और W यहाँ पर होंगे। लेकिन कौन किधर होगा ये नहीं पता। T यहाँ भी हो सकता है, W यहाँ भी हो सकता है। इसी तरह से T यहाँ भी हो सकता है और W यहाँ भी हो सकता है। अगर T यहाँ पर है तो W यहाँ पर, T यहाँ पर है तो W यहाँ पर। और एक पर्सन और बचा हुआ है। कौन बचा है? P आ गया यहाँ पर, Q आ गया, R आ गया, S आ गया, T भी है यहाँ पर, V भी है, U बचा हुआ है। तो U तो कंफर्म यहाँ पर होगा, U कंफर्म यहाँ पर होगा। और T और W का प्लेस फिक्स नहीं है भाई। T W आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन दी उसके हिसाब से बस इतना आप आंसर बना सकते हो। पूछा क्या गया है इसमें? पूछा गया U के दाएं ओर हाउ मेनी बॉयज आर सिटिंग बिटवीन U एंड W। भाई U के और W के बीच में कितने पर्सन है? U के और W के बीच में कितने पर्सन है? U अगर यहाँ पर है, W यहाँ भी हो सकता है, W यहाँ भी। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग, ये क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी बॉयज आर सिटिंग बिटवीन U एंड V। अच्छा U एंड V कह रहे हैं तो U और V के बीच में तो गिन सकते हैं। U एंड V व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ U। U के राइट से गिना जाए तो भाई U का फेस इधर है, U का राइट किधर हुआ? इस तरफ हुआ। तो U के और V के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। U के और V के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, मतलब नन ऑफ दीज। जब U के राइट से गिना जाए, है ना, when counted from the right of U के राइट से गिना जाए तो U के और V के बीच में कितने हैं? 2 लोग हैं। आंसर है हमारा 2 नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ दीज पर जाएंगे। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। M, N, P, R, T, W, F एंड H आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल एट द सेंटर। मतलब सबका फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ दिया हुआ है। ठीक है,
केंद्र में एक वृत्त के चारों ओर फेस कर चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। पी एम के दाएं, अब आप एक काम करिए ना, जितने पर्सन है उतने मार्क कर लीजिए भाई। 8 पर्सन दिए गए हैं तो 8 मार्क कर लीजिए। एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एंड एच, एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एंड एच, 8 ही लोग हैं। 8 पर्सन है, 8 मार्क कर लीजिए और सबका फेस ले लीजिए सेंटर की ओर, सबका फेस ले लीजिए सेंटर की ओर, ठीक है। ये हो गए 6 7 और एक ये 8, 8 पर्सन है, 8 मार्क कर ली, सबका फेस सेंटर की। इंफॉर्मेशन दी है P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, जो P है वो थर्ड लेफ्ट में बैठेगा, थर्ड लेफ्ट में किसके, M के। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M एंड सेकंड टू द राइट ऑफ T, और ये जो P है ये सेकंड राइट में बैठेगा किसके, T के। ये P M के तो थर्ड लेफ्ट में और T के सेकंड राइट में है, ठीक है। N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, और इस P के सेकंड राइट में कौन बैठता है, N बैठता है। चलो इनसे प्लेस करना शुरू कर दीजिए भाई। अगर मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट M है तो M के थर्ड लेफ्ट में P बैठेगा, 1 2 3, यहाँ पर P आ जाएगा। और P के सेकंड राइट में N बैठेगा, तो P का सेकंड राइट फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर N आ जाएगा। P के सेकंड राइट में N, लेफ्ट राइट देख पा रहे हो ना, सबका फेस सेंटर में, तो इधर लेफ्ट इधर राइट हो गया। तो M के थर्ड लेफ्ट में P और P के सेकंड राइट में N। लेकिन ये जो P बैठा हुआ है T के सेकंड राइट में है। अब अगर P को T के सेकंड राइट में रखना पड़ेगा तो T को यहाँ प्लेस करेंगे, तभी T के सेकंड राइट में P आएगा। यहाँ तक प्लेस हो गया। आगे क्वेश्चन में कहा गया R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, R जो है वो सेकंड राइट में बैठेगा, सेकंड राइट में किसके, W के। R सेकंड राइट में बैठा है W के। W इज सेकंड टू द राइट ऑफ M, और ये जो W है, ये जो W है ये सेकंड राइट में बैठेगा किसके, M के। और M का सेकंड राइट यहाँ पर आ गया, फर्स्ट सेकंड, मतलब यहाँ W हो गया और W के सेकंड राइट में R, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर R आ गया। देखो 6% तो बैठ चुके। अब आगे क्या कह रहे हैं, F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, भाई F P के साथ नहीं बैठेगा। अगर F P के साथ नहीं बैठेगा तो F यहाँ बैठ जाएगा, और जो पर्सन बच गया है वो यहाँ बैठेगा। कौन सा बच गया, M N आ गया, P आ गया, R आ गया, T भी बैठा हुआ है, W भी बैठा हुआ है, F भी बैठा हुआ है, H बचा है, तो इसका मतलब फिर P के पास H बैठ जाएगा, ठीक है। ये सब बैठ गए। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, P के इमीडिएट राइट में कौन है भाई, P के इमीडिएट राइट में H है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन कैसे हुआ। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये इस बार आपको स्क्वायर टेबल का दिया हुआ है, ठीक है। 8 पीपल R S T U V W X and Y are sitting around a square table but not necessary in the same order। तो भाई स्क्वायर टेबल दिए तो एक स्क्वायर टेबल बना लो, सर्कुलर टेबल दे, स्क्वायर टेबल दे, कंसेप्ट वही रखना है बच्चों आपको, है ना। उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। Square table but not necessary in the same order in such a way that 4 of them sit at the 4 corners while 4 sit in the middle of each of the side। तो इस तरह से बैठे हुए कि 4 तो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, 8 में से 4 लोग तो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं और 4 बैठे हुए हैं साइड में। 4 बैठे हुए कहां पर बच्चों, साइड पे बैठे हुए, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, सबका फेस सेंटर की ओर ही दिया हुआ है। ये सारे पर्सन एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, सबका फेस सेंटर की ओर है। वाई सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, भाई जो मिडिल है, जो मिडिल है, मिडिल में वाई बैठा हुआ है। वाई मिडिल में बैठेगा किसी साइड पे, मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर। 4 पोजीशन है अभी वाई की इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद। V सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ S, जो V है V बैठेगा सेकेंड राइट में किसके, S के। V सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ S। R सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ W, R सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ W, जो R है वो सेकेंड राइट में बैठेगा किसके, W के। चलिए जी और आगे पढ़ते हैं। T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U एंड W, जो T है ना वो ना तो U के साथ बैठेगा और जो T है वो W के साथ भी नहीं बैठेगा, क्योंकि नेबर नहीं है तो साथ नहीं बैठेंगे। मतलब T U के साथ भी नहीं बैठेगा और T W के साथ भी नहीं बैठेगा। T is not the neighbor of U and W। 2 person sit between W and U, W के और U के बीच में कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठेंगे। W के और U के बीच में 2 लोग बैठेंगे। 1 person sit between T and X, T के और X के बीच में 1 पर्सन बैठेगा। T के और X के बीच में 1 पर्सन बैठेगा। W sits थर्ड टू द राइट ऑफ Y, और जो W है वो थर्ड राइट में बैठेगा Y के। तो Y अगर किसी साइड पर बैठता है तो Y को कहीं भी बिठा लीजिए। Y को मैंने यहाँ पर बिठा लिया, और Y के थर्ड राइट में W sits थर्ड टू द राइट ऑफ Y,
y के थर्ड राइट में 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा w, ये दोनों तो फिक्स हो गए, ठीक है। अब अगर w यहाँ पर है तो w के और u के बीच में दो लोग हैं, w के और u के बीच में दो लोग हैं। अच्छा, w के सेकंड राइट में r बैठता है तो इसको भी बिठा दिए, फर्स्ट सेकंड यहाँ पर r आ जाएगा, w के सेकंड राइट में r भी हमने बिठा दिया। अब एक बात बताइए, w के और u के बीच में दो लोग बैठते हैं, w के और u के बीच में दो लोग हैं तो भाई इधर तो हो नहीं सकते, फर्स्ट सेकंड दो लोग बीच में, इसका मतलब w के और u के बीच में अगर दो लोग हैं तो u यहीं पर आ सकता है, w यहाँ पर है तो दो लोग बीच में, यहाँ पर आ गया u। अब u के साथ में t नहीं बैठता है और w के साथ भी नहीं बैठेगा, तो t यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा और यहाँ भी, तो इसका मतलब फिर t कंफर्म यहाँ बैठेगा। t के और x के बीच में एक बैठता है तो x इधर नहीं हो सकता, अब x इधर होगा, t के और x के बीच में एक हो गया। s के सेकंड राइट में v बैठेगा, s के सेकंड राइट में v को बिठाने के लिए s को यहाँ बिठाएंगे और उसके सेकंड राइट में v यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो 8% बच्चों ये प्लेस हो चुके हैं हमारे। अब क्या पूछा गया हमसे क्वेश्चन, पूछा गया t के दाईं ओर से गिनने पर t और x के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। t के दाईं ओर से गिनने पर t के और x के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो t चलो इंग्लिश में भी पढ़ लें, 1 person sits between t and x, w sits third to the right of y। अच्छा, हिंदी में ही दिया हुआ है क्वेश्चन, t के दाईं ओर से गिनने पर, t के राइट से मतलब इस तरफ से, t के राइट से मतलब इस तरफ से गिनने पर t और x के ठीक बीच में कौन बैठा है, भाई t के और x के ठीक बीच में बताना है इधर की तरफ। तो देखो 2 पर्सन इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से, ठीक बीच में v बैठा हुआ है, v, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। मुझे बताइए बात समझ में आई आपको? तो ये हमारा हो गया है बच्चों स्क्वायर टेबल, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हमने बनाए, यहाँ पर हमने लीनियर लाइन, पैरेलल लाइन, सर्कुलर टेबल, स्क्वायर टेबल बनाया, इसी तरह का रेक्टेंगल टेबल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। पजल का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कैसा क्वेश्चन रहता है देखते हैं। चलिए, 5 subject R, T, V, X and Z are taught from Monday to Friday। भाई मंडे से फ्राइडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 5 दिन है और इन 5 दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। कौन कौन से? R, T, V, X and Z are taught from Monday to Friday, not necessary in the same order। जरूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में पढ़ाए जाए। 1 सब्जेक्ट इज टॉट ऑन 1 डे, एक दिन पर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ओनली Z इज टॉट बिफोर R, R से पहले केवल Z पढ़ाया जाता है। तो अगर R से पहले केवल Z पढ़ाया जाएगा तो इसका मतलब R यहाँ पर होगा और Z यहाँ पर। तो देखो ऐसी सिचुएशन में R से पहले Z होगा, मतलब R 2 नंबर पर पढ़ाया जाना चाहिए दूसरे दिन। फिर कहता है T इज टॉट बिफोर X, और जो t है वो x से पहले पढ़ाया जाता है, जो t है वो पढ़ाया जाएगा x से पहले। t इज नॉट टॉट ऑन वेडनेसडे, लेकिन t वेडनेसडे को नहीं पढ़ाया जाता। भाई t अगर वेडनेसडे को नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर t यहाँ पढ़ाया जाएगा और x यहाँ पर, क्योंकि t x से पहले पढ़ाया जाता है और वेडनेसडे को t पढ़ाया नहीं जाएगा। तो जो बच गया वो यहाँ पर होगा, v बच गया, v यहाँ पर पढ़ाया जाता है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है हाउ मेनी सब्जेक्ट आर टॉट बिफोर v। भाई v से पहले कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? तो v से पहले 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है u, v, w, x, y and z लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग, है ना। तो कितने लोग हैं भाई? ये 2 4 6 7 लोग हैं। द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1। तो अब आप एक काम करिए, इनको नंबर डाल लीजिए। लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 है, इसके बाद ये नंबर 2, नंबर 3, इसके बाद ये 4, 5, 6 एंड 7। ये इस तरह से 7 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग के। नंबर 1 फ्लोर क्या है हमारा? ग्राउंड पर है ना। जो नंबर 1 फ्लोर है वो 1 नंबर दिया हुआ है इसने कि द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, the floor above 1 is 2 and so on till the topmost floor is numbered 6। भाई कितने फ्लोर हो गए? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। कितने फ्लोर है हमारे पास? 3। अच्छा, हमारे पास 6 फ्लोर हैं, तो भैया 6 तक ही करिए, है ना। 6 तक ही करिए बच्चों, ठीक है। 6 फ्लोर हमारे पास आ गए। ये 6 नंबर, 5 नंबर फ्लोर, 4 नंबर फ्लोर,
3 नंबर फ्लोर यहाँ पर, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर पर, ये 6 हमारे पास फ्लोर हैं। चलिए अब इनकी क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये पढ़ते हैं। Z lives on the floor immediately above Y। भाई जो Z है ना, Z वो Y के जस्ट ऊपर रहता है, Y के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे Z रहेगा, Y के जस्ट ऊपर वाले पे। Z lives on the floor immediately above Y। अब कहीं भी हो सकता है, अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ। Only one person lives between U and V। U और V जहां भी रहते हैं, U और V उनके बीच में केवल एक व्यक्ति रहेगा, एक फ्लोर उनके बीच में है, U और V के बीच में। W lives immediately above Z। Z के एकदम ऊपर कौन रहता है? W। इसका मतलब तीनों फिक्स हो गए, Y के जस्ट ऊपर Z और Z के जस्ट ऊपर W। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कहा गया है भाई? हाँ, इमीडिएटली अबव Z एंड इमीडिएटली बिलो V। और जो देखो ये है ना W लिव्स इमीडिएटली अबव Z, Z के तो एकदम ऊपर और अबव Z एंड इमीडिएटली बिलो V, और V के एकदम नीचे। इसका मतलब V के नीचे। तो ये 4 फ्लोर हमारे फिक्स हो गए। 4 फ्लोर फिक्स हैं, कौन कौन से? V सबसे ऊपर होगा इनमें, फिर W होगा, फिर Z होगा और फिर Y होगा। तो भाई 4 फ्लोर अगर फिक्स हैं तो 4 फ्लोर को अगर आप एक साथ फिक्स कर दोगे, 4 फ्लोर को अगर एक साथ हम फिक्स कर दें, और V और U के बीच में कितने हैं? 1 है। तो भाई एक काम करना पड़ेगा, V टॉप पर तो नहीं रख सकते। अगर आपने V को टॉप पर रख दिया, बिल्कुल टॉप पर, तो फिर U नहीं आ पाएगा, जबकि V और U के बीच में 1 है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि V को यहाँ पर रख देता हूँ, V को यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी V और U के बीच एक आ पाएगा, क्योंकि V के जस्ट नीचे तो W है, W के नीचे Z है और Z के नीचे Y है। V को जब यहाँ पर रखेंगे 4th फ्लोर पर, तब U और V के बीच में 1 आ गया। ठीक है, तभी केवल एक फ्लोर इनके बीच में आ पाएगा। तो हमारा एक फ्लोर और बचा है। हमने U V W 5 फ्लोर आ गए। यहाँ पर कौन सा फ्लोर बचा है? X अभी यहाँ पर प्लेस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब X फ्लोर ही यहाँ पर है, ये X फ्लोर है। ठीक है, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? हु लिव्स ऑन दी सेकेंड फ्लोर। तो सेकेंड फ्लोर पे कौन रहता है? सेकेंड फ्लोर पे Z रहता है। सेकेंड फ्लोर पे Z रहता है, मतलब ऑप्शन ए, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। F G E F G H I J live on 6 different floor on the same building। भाई 6 फ्लोर हैं सेम बिल्डिंग में। The लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1। तो इसका मतलब लोअर मोस्ट को इसने 1 बोला है, फिर इसके बाद 2, फिर फ्लोर नंबर 3, फिर इसके बाद फ्लोर नंबर 4, 5 एंड 6। इस तरह से हमने इन 6 फ्लोर को लिख लिया है। ठीक है, 6 फ्लोर हमारे यहाँ पर हमने अरेंज कर दिए इस बिल्डिंग में। अब इनकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं भाई, क्या इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि G लिव्स ऑन दी लोअर मोस्ट फ्लोर। भाई G के बारे में तो फिक्स कर दिया कि लोअर मोस्ट पर G रहता है, मतलब G यहाँ फिक्स है। ओनली J लिव्स बिटवीन दी फ्लोर ऑक्यूपाइड बाय H एंड I। H और I के बीच में कौन रहता है? H के और I का जो फ्लोर है, H का और I का जो फ्लोर है, उनके बीच में केवल J रहता है, मतलब ये फिक्स है, तीनों साथ में आएंगे। H I J तीनों साथ में रहेंगे और कोई इनके बीच में नहीं है। H और I के बीच में अगर केवल J है तो J से मतलब ये तीनों फिर फिक्स हो गए। ओनली J लिव्स बिटवीन द फ्लोर ऑक्यूपाइड बाय H एंड I। E लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 2। E कौन से पे रहता है भाई? 2 नंबर पर। E भी फिक्स हो गया, E यहाँ पर हो गया 2 नंबर फ्लोर पे। F लिव्स ऑन द E1 नंबर फ्लोर, और F किस पे रहता है भाई? E1 पे। E1 पे रहता है तो इसका मतलब या तो 4 पे रहता है, 6 पे, यही खाली है E1, तो 4 और 6। और इसके बाद क्या कहते हैं? लिव्स ऑन द फ्लोर E1 नंबर फ्लोर विद I एज एन इमीडिएट नेबर। और F का नेबर कौन है भाई? I होना चाहिए, F का नेबर I होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, F का नेबर अगर I होना चाहिए, F को अगर आप यहाँ पर बिठा दोगे भाई, तो फिर I J H साथ में नहीं आ सकते, जबकि I J H साथ में है। तो अगर I J और H साथ में है तो I को यहाँ पर बिठा दीजिए, और कौन कौन? F और I साथ में है, तो I को अगर हम यहाँ पर बिठाएं, F को यहाँ पर बिठाएंगे, नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो I को कहाँ बिठाना पड़ेगा? सबसे ऊपर। F को यहाँ पर बिठाइए, F E1 पर आ गया, F के साथ में I बैठा होना चाहिए, I आ गया। I के और H के बीच में कौन होना चाहिए? J आ गया, तो I और H के बीच में J। देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सारे प्लेस फ्लोर यहाँ पर इजीली बैठ गए हैं सारे पर्सन इस पे। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा गया हु लिव्स ऑन दी फ्लोर नंबर 4। 4 नंबर फ्लोर पे कौन रहता है? तो 4 नंबर फ्लोर पे रहता है भाई J। 4 नंबर फ्लोर पे रहता है J, बी ऑप्शन आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पीपल G to M, G to M कितने हो गए भाई, G से M लेकर कितने पीपल हो गए, एक तो G हो गया, GH, इनको लिख लीजिए, चलिए G हो गया, H हो गया, I हो गया, J हो गया, K हो गया, L हो गया और M हो गया। G to M कितने पर्सन हो गए, 3, 3 6 और एक 7, 7 पर्सन है। G to M live in a building of 7 floors but not necessary in the same order. The ground floor is numbered 1 and the floor above is number 2। इसका मतलब इस बार बस 7 फ्लोर दिए भाई, 6 की जगह 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 फ्लोर इस बार आपको दिए हुए हैं इस बिल्डिंग में, और इनके बारे में बताया गया है कि नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। M does not live on even numbered floor। भाई जो M है ना, ये M even पर नहीं रहेगा, even पर नहीं रहेगा तो इसका मतलब 2 पर, 4 पे और 6 पे नहीं रहेगा, 2 4 और 6 पर ये नहीं रहेगा, या तो 1 पे, 3 पे या फिर 5 पे या 7 पे रहेगा। एंड I does not live on odd numbered floor, और जो I है, जो I है odd पर नहीं रहता, तो इसका मतलब I यहाँ पर तो 2 पर रहेगा या 4 पर या 6 पर, 2 4 या 6 even पर रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, मोर देन टू पीपल लिव अबव द फ्लोर ऑफ आई के ऊपर 2 से ज्यादा लोग रहेंगे, 2 से ज्यादा लोग, आई के ऊपर 2 से ज्यादा लोग रहेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई के ऊपर अगर 2 से ज्यादा लोग रहेंगे तो आई 6 नंबर पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 6 नंबर पर होगा तो एक ही रहेगा। इसका मतलब आई कम से कम कहां पर है, या तो आई 4 नंबर पर है। भाई अब 2 ही पॉसिबिलिटी हुई कि या तो आई 4 नंबर फ्लोर पर है या फिर आई 2 नंबर फ्लोर पर है। इन दोनों में से एक बात करेक्ट होगी, ठीक है, इन दोनों में से एक बात करेक्ट होगी, क्योंकि आई के ऊपर 2 से ज्यादा लोग रहते हैं। मोर देन 2 पीपल लिव अबव द फ्लोर ऑफ आई। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन आई एंड एम इज द सेम। आई के और एम के बीच में जो फ्लोर है वो सेम है, किसके सेम है, बिटवीन आई एंड के, जितने आई और के बीच में है, जितने आई के और एम के बीच में फ्लोर होंगे उतने ही आई के और के बीच में है। तो इसका मतलब आई से के सेम दूरी पर होना चाहिए, भाई आई से एम और के सेम दूरी पर होने चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर आई रखते हैं तो एक तरफ के रख सकते हैं और एक तरफ एम रख सकते हैं, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, के और एम बदल भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई से बराबर दूरी पर के और एम है। और एम किस पे रहता है, एम 2 4 या 6 पर रहता नहीं है, तो 2 4 6 पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो, चलिए और इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, अभी और इन्फॉर्मेशन इसमें पढ़नी पड़ेगी आपको। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन आई एंड एम इज द सेम एज द नंबर ऑफ बिटवीन आई एंड के। जी लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। भाई 5th फ्लोर तो जी का फिक्स हो गया है, यहाँ भी 5 नंबर पर जी ही है और इसमें बिठाएंगे तो 5 नंबर पर जी तो फिक्स है यहाँ पर। द फ्लोर ऑफ के इज अबव द फ्लोर ऑफ जी के ऊपर के का फ्लोर है, तो जी के ऊपर अगर के का फ्लोर है तो इसका मतलब ये वाला अरेंजमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि आई से बराबर दूरी पर के और एम अब नहीं हो सकते। इसका मतलब अब ये वाला अरेंजमेंट हमें बिठाना पड़ेगा। जी के ऊपर के रहता है तो जी के ऊपर कौन है हमारा, जी के ऊपर द फ्लोर ऑफ के अबव द फ्लोर ऑफ जी। भाई जी के ऊपर के का फ्लोर होगा, जी के ऊपर के का फ्लोर है। अब अगर जी के ऊपर के का फ्लोर है तो या तो 6 नंबर पर होगा, क्योंकि 5 पर तो जी है। अगर 6 पर अगर हम के को रखते हैं तो फिर एम को रखना पड़ेगा किस पे, हमें 4 नंबर पे, जो कि पॉसिबल नहीं। इसका मतलब के का फ्लोर 7 नंबर होगा, क्योंकि आई से अब ये कितनी दूरी पर है, 1 2 3, अच्छा सॉरी ऐसा जरूरी नहीं है ना, के यहाँ पर हो ऐसा जरूरी नहीं, के तो 6 पे भी हो सकता है ना। के अगर 6 पर होगा, के अगर 6 पर होगा तो एम कितने पर होगा, फिर एम को होना चाहिए फिर 2 फ्लोर नीचे 2 फ्लोर ऊपर, 4 + 2 6, तो 4 - 2 2, फिर एम कितने पर होगा, 2 पर। इसी तरह से अगर हम के को 7 पर रखते हैं तो 4 + 3 7, एक पर फिर एम हो नहीं सकता, क्योंकि एम किस पर है, 2 4, अच्छा एम 2 4 या 6 पर है नहीं। एम अगर 2 4 6 पर है नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कंफर्म कि फिर भाई के को यहाँ पर ही रखेगा 7 नंबर पर, और आई से जितनी दूरी पर के है 1 2 3, तो आई से इतनी दूरी पर एम भी होगा 1 2 3, तो एम यहाँ पर होगा आपका, फर्स्ट फ्लोर पर एम होगा, क्योंकि एम 2 4 या 6 पर हो नहीं सकता। तो ये हमारे कितने पर्सन प्लेस हो गए, 4 फ्लोर फिक्स हो गए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जी के ऊपर के का फ्लोर है, जी के ऊपर के का फ्लोर है, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन दी है, और इंफॉर्मेशन दी है,
जे लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, जे किस पे रहता है, ऑड पे रहता है। जे अगर ऑड पे रहता है तो ऑड कौन सा खाली है अभी, ऑड हमारा देखो 1 फिल हो चुका, 5 भी फिल हो चुका, 7 भी फिल हो चुका, तो इसका मतलब 3 खाली है। तो जे लिव्स ऑन दी ऑड नंबर फ्लोर, इसका मतलब 3 नंबर पर ही जे रहता है, ठीक है। एंड एल लिव्स अबव द फ्लोर ऑफ एच, एच के ऊपर एल रहता है। अगर एच के ऊपर एल रहता है तो एच यहाँ पर होना चाहिए अब, और एल यहाँ पर, क्योंकि यही एक कॉम्बिनेशन बचा हुआ है, यही 2 फ्लोर खाली बचे हुए। तो ये आपका प्लेसमेंट हो गया है बच्चों फ्लोर का। पूछा गया हु लिव्स ऑन दी टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन रहता है, तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है के, लेकिन के ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर, ठीक है। तो ये फ्लोर बेस्ड पजल आपको समझ में आ रही है किस तरह से बनी है। चलिए एक और क्वेश्चन दिया गया है फ्लोर वाला ही, ए बिल्डिंग हैज 8 फ्लोर नंबर 1 to 8, अब इस बार 8 फ्लोर हैं, such in such a way that the ground floor is number 1 and the first floor is number 2 and so on। जो ग्राउंड फ्लोर है नंबर 1 है, और इसके बाद जो सेकंड फ्लोर है वो नंबर 2 है, द फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 2। अच्छा, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो इसने क्या किया, एक तो ग्राउंड फ्लोर लिया हुआ है, ठीक है, एक क्या है हमारा ग्राउंड फ्लोर है। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड फर्स्ट। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 बोल दिया है, और इसके बाद में द फर्स्ट फ्लोर इज नंबर्ड सेकंड, ये वो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसको क्या बोल दिया इसने, 1 बोल दिया है, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसको क्या बोल दिया इसने, सेकंड। फिर इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इस तरह से हमारे फ्लोर हैं। आगे क्या कहता है, there are 8 people A B C D E F G and H are living in a building, only one person lives on each floor, ठीक है, but not necessary in the same order, but not necessary in the same order, ठीक है। D lives on the third floor, भाई D तो फिक्स कर दिया है, अगर हम बात करें फिक्स होने की तो D तो फिक्स हो गया है कि इस थर्ड फ्लोर पे रहता है D फिक्स है। एंड इज इमीडिएटली बिलो ए, और ये जस्ट ए के नीचे है, तो इसका मतलब ए भी फिक्स हो गया, ए 4 नंबर पर है, ठीक है। बी एंड ई आर नॉट ऑन सेकेंड एंड फिफ्थ फ्लोर, सेकेंड और फिफ्थ पर ना तो बी है ना ही ई है, सेकेंड और फिफ्थ फ्लोर पर ना तो बी बैठता है और ना ही ई रहता है, ना तो बी रहता है ना ही ई, सेकेंड पर और फिफ्थ पर बी और ई नहीं है, ठीक है। आगे क्या कहता है, देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में कितने पीपल हैं, 3, ए के और जी के बीच में 3 पीपल हैं, ठीक है, ए और जी। अब अगर ए यहाँ पर है तो 3 पीपल अगर ए और जी के बीच में, तो इधर तो हो नहीं सकते, इसका मतलब इधर है 1 2 3, इसका मतलब जो जी है, जी यहाँ पर फिक्स है, ए और जी के बीच में 3 हो गए, ठीक है। C is not on an odd numbered floor, और C odd पर नहीं रहता है, जो C है ना वो odd नंबर पर नहीं रहता है। C अगर odd पर नहीं रहता है तो भाई 7 पर नहीं आ सकता, 5 पर नहीं आ सकता, और 1 पर नहीं आ सकता, तो C किस पर आएगा, या तो अब C किस पर होगा, या तो 2 नंबर पर होगा या फिर 6 नंबर पर होगा, 2 या 6 में से ही C होगा किसी पर, ठीक है। F lives on the 6th फ्लोर, F किस पे रहता है, 6 पर रहता है, F रहता है 6 पर, F फिक्स हो गया। तो अब अगर C की बात करें तो C 2 पर रहता है फिर, है ना, क्योंकि C ऑड पर रहता नहीं, तो C इवन पर रहता है, मतलब 2 नंबर पे रहता है, क्योंकि 6 पर F आ गया। इसके बाद कहता है B lives just below F, F के जस्ट नीचे कौन रहता है, B, तो F के जस्ट नीचे मतलब यहाँ पर B आ गया 5 नंबर फ्लोर पे, ठीक है। और 2 और 5 पर B और E रहते नहीं है, तो देखो बी, अच्छा बी और ई 2 पर या 5 पर नहीं रहता है, बी और ई 2 पर और 5 पर नहीं रहता है। F lives on the 6th फ्लोर, B lives just above F, अच्छा B lives just above F,
बी कहाँ पर है बच्चों, एफ के जस्ट ऊपर है, एफ के जस्ट ऊपर है, इसका मतलब बी यहाँ पर है। बी लिव्स जस्ट अबव एफ, ना कि बिलो। ठीक है, तो बस बन गया फिर तो हमारा, फिर तो बन गया बच्चों। बी और ई 5 पर नहीं रहते हैं, 2 और 5 पे, तो देखो बी 7 पर आ गया, और ई हमारा किस पर आएगा, 5 पर नहीं आएगा, तो ई किस पर आ जाएगा हमारा, 1 पर आ जाएगा। ई ही हमारा किस पे आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा, और जो बचा हुआ है वो 5 पर आ जाएगा। तो क्या बचा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, एच बचा हुआ है तो एच आएगा 5th फ्लोर पर। ठीक है, ये सबका अरेंजमेंट हो गया। हु लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे रहता है आपका ई, है ना। फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहता है, ई रहता है, फर्स्ट फ्लोर पर ई रहता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। तो बच्चों ये फ्लोर बेस्ड पजल आपको इसी तरह से बनाते रहने हैं, प्रैक्टिस करते रहना है। चलो हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं पजल के। 5 पर्सन पी क्यू आर एस एंड टी ट्रेवल इन 3 डिफरेंट मंथ्स ऑफ सेम ईयर, 3 ट्रेवल्ड इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ सेम ईयर। 5 लोग हैं, वो 5 महीने में, इसका मतलब 1 साल में ट्रेवल कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आपके मंथ दिए गए हैं। कौन कौन से मंथ हैं भाई, एक तो जनवरी है, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, इन 5 महीनों में ये ट्रेवल कर रहे हैं। कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, पी ट्रेवल्ड इन फेब, पी कहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, फेब में। पी का तो पता चल गया, पी फिक्स है कि फेब में ट्रेवल कर रहा है। ओनली 1 पर्सन ट्रेवल्ड बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में एक ट्रेवल करता है, तो आर इधर नहीं हो सकता, इसका मतलब आर ट्रेवल कर रहा है अप्रैल में। ठीक है, ओनली 3 पीपल ट्रेवल्ड बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट में एस और क्यू होगा, लेकिन कौन कहां पर ये नहीं पता। क्यू ट्रेवल्ड इन ए मंथ आफ्टर आर, और क्यू आर के बाद ट्रेवल करता है, इसका मतलब क्यू यहाँ पर ट्रेवल करता है, और एस और क्यू के बीच में 3 लोग ट्रेवल करते हैं, तो एस यहाँ पर, और जो बच गया है, क्या बच गया, पी क्यू आर एस एंड टी, टी यहाँ पर मार्च में ट्रेवल कर रहा है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन, हु अमंग देम ट्रेवल्ड इन जनवरी, जैन में कौन ट्रेवल करता है, तो भाई एस ट्रेवल करता है जनवरी में, एस ट्रेवल कर रहा है जनवरी में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6 पीपल वर बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स, 6 लोग हैं जो डिफरेंट मंथ में जिनका जन्म हुआ है। मार्च, अप्रैल, किसी का मार्च में, एक का अप्रैल में, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, ये 6 मंथ है जिनमें इनका जन्म हुआ है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नो वन वॉज बोर्न बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, इसका मतलब डब्ल्यू और पी का जन्म साथ हुआ होगा, डब्ल्यू और पी के बीच में किसी का जन्म नहीं हुआ। पी वॉज बोर्न जस्ट बिफोर जे, और पी का जो जन्म है वो जे से जस्ट पहले हुआ है। अगर पी का जन्म जे से जस्ट पहले हुआ है और पी और डब्ल्यू के बीच में किसी का जन्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब डब्ल्यू का पी से पहले हुआ होगा। ये तीनों फिक्स हैं, डब्ल्यू पी जे। ठीक है, जे वॉज बोर्न जस्ट बिफोर एच, और जे का जन्म एच से जस्ट पहले हुआ है, तो एच का जन्म जे के बाद हुआ होगा जस्ट। जी वॉज बोर्न इन मंथ विच हैज एन इवन नंबर डेज, जे का जन्म इवन नंबर में हुआ है, इवन में, तो भाई मार्च में कितने दिन होते हैं 31, अप्रैल में होते हैं 30, मई में कितने होते हैं 31, जून में होते हैं 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31। और जे का जन्म अगर 30 दिन वाले मंथ में हुआ है, तो जे का जन्म इसमें तो नहीं हो सकता अप्रैल में, क्योंकि जे से पहले डब्ल्यू और पी का जन्म, पी और डब्ल्यू का हो चुका है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जे का जन्म यहाँ पर हुआ है, जे का जन्म इसमें हुआ। जे से पहले जस्ट हो रहा है पी का जन्म, पी से जस्ट पहले हो रहा है डब्ल्यू का जन्म, और जे के जस्ट बाद में हो रहा है एच का जन्म। ये तो 4 फिक्स हो गए। ठीक है, जी वॉज बोर्न ऑन ए मंथ विच हैज एन इवन नंबर डेज, और जी का जन्म किस में हुआ है, जी का जन्म हुआ है इवन नंबर में। जी का जन्म अगर इवन नंबर में हुआ तो भाई, अच्छा ये जी की बात कर रहा है, जी वॉज बोर्न इन मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज, जे की नहीं जी की, जी। तो चलिए ये वाला अरेंजमेंट अभी फिक्स मत करिए, अभी फिक्स नहीं करते। जी का जन्म इवन नंबर में हुआ है, तो अगर जी का जन्म इवन में हुआ है, तो भाई जी का जन्म अगर हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो फिर ये जो 4 पर्सन है, ये पी जे डब्ल्यू पी जे एंड एच, ये नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब जी का जो जन्म है, हमें जी का यहाँ पर रख लेते हैं। जी का अगर इवन में हुआ है तो जी का अप्रैल में हो गया। जी के बाद में हम रख देते हैं डब्ल्यू का,
W के बाद में जन्म हुआ P का, P के बाद में जन्म हुआ है J का, और J के बाद में जन्म हुआ है H का। क्योंकि ये चारों तो फिक्स है ना, तो 4 मंथ तो चाहिए, तो ठीक है, अब ये फिक्स हो गया बस, बाकी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए भी नहीं हमें। O was born before W, O का जन्म W से पहले हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है O बचा है, O का जन्म W से पहले ही होगा, बट नॉट born just before। ठीक है, तो ये आपका प्लेसमेंट हो गया है बच्चों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मेनी पर्सन वर born before J, J से पहले कितने लोगों का जन्म हुआ है, तो भाई J से पहले 4 लोगों का जन्म हुआ है, 4 लोगों का। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है, 4 लोगों का जन्म J से पहले हुआ है। P, Q, R, S, T, V and W are 7 students of a school. Each of them studies in different standard. Standard 4 to standard 10। तो 4 से लेकर 10 तक ये मतलब P, Q, R, S, T, V and W। P, Q, R, S, T, V and W। P, Q, R, S, T, V एंड W। ठीक है, और 4 से लेकर 10 तक मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 ये क्लासेस में पढ़ते हैं 4 से लेकर 10 तक। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम हैज ए फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड संस्कृत। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। Q स्टडीज इन क्लास 7th। Q किस में पढ़ता है भाई, Q को फिक्स कर दो, एक तरफ हम इसकी क्लास लिख देते हैं, Q 7th क्लास में पढ़ता है। Q स्टडीज इन 7th क्लास and does not like either mathematics और ज्योग्राफी। लेकिन Q को मैथ्स और ज्योग्राफी पसंद नहीं है, Q का फेवरेट सब्जेक्ट ना तो मैथ है और ना ही ज्योग्राफी है। R लाइक इंग्लिश, R को क्या पसंद है भाई, R का फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश, R लाइक इंग्लिश एंड डज नॉट स्टडी ईदर इन 5th और 9th। और R जो है वो ना तो 5वीं क्लास में पढ़ता है और ना ही 9th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, T स्टडीज इन 8th क्लास, T स्टडीज इन 8th स्टैंडर्ड। T किस में पढ़ता है भाई, T पढ़ता है 8th स्टैंडर्ड में, 8th क्लास में पढ़ता है T। एंड लाइक हिंदी, और T का सब्जेक्ट भी हमें पता है कि इसको हिंदी पसंद है, T को हिंदी पसंद है। दी वन हु लाइक साइंस स्टडीज इन 10th। भाई 10th में जो पढ़ता है, 10th में जो पढ़ता है उसको क्या पसंद है, साइंस पसंद है, 10th में जो पढ़ता है उसको साइंस पसंद है। The one who likes science studies in 10th standard. The one who likes geography studies in 5th। और जिसको ज्योग्राफी पसंद है, वो किस में पढ़ता है, 5th में। ज्योग्राफी जिसको पसंद है वो 5th में पढ़ता है। ठीक है, W लाइक संस्कृत, W को क्या पसंद है, संस्कृत पसंद है, W को संस्कृत पसंद है। ठीक है, W लाइक संस्कृत। P डज नॉट स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, और P 10th क्लास में पढ़ता नहीं है, P 10th में नहीं पढ़ता है। S स्टडीज इन 4th स्टैंडर्ड, और S किस में पढ़ता है भाई, S पढ़ता है 4th क्लास में, 4थी क्लास में। अब चलिए एक काम करते हैं भाई, एक बात बताइए, इनसे ये जो आपकी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है इससे अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। भाई जो साइंस और ज्योग्राफी है, जैसे साइंस है, साइंस कहाँ आ सकता है, क्या यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या साइंस यहाँ आ सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि साइंस जिसको पसंद है वो 10th में पढ़ता है, तो यहाँ साइंस आ नहीं सकता। क्या यहाँ आ सकता है, नहीं, यहाँ साइंस लिख देंगे तो 10th में नहीं पढ़ता। यहाँ साइंस आ सकता है लेकिन ये 10th में पढ़ता नहीं है, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि साइंस वी को पसंद है और ये कौन सी क्लास में पढ़ता है, 10th में। अब आती है बात ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी जिसको पसंद है वो 5th क्लास में पढ़ता है, तो ज्योग्राफी यहाँ तो आ नहीं सकती, ज्योग्राफी यहाँ लिखेंगे तो ये 5th क्लास में पढ़ता नहीं है, ज्योग्राफी यहाँ लिखेंगे ये भी 5th में नहीं पढ़ता। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसी को ज्योग्राफी पसंद है और ये किस में पढ़ता है, 5th क्लास में। ठीक है, अब जो R है भाई, R है वो ना तो 5 में पढ़ता है और ना ही 9 में पढ़ता है। ठीक है, या एक काम करें, इसको मैथ्स भी नहीं पसंद है और जियोग्राफी भी नहीं पसंद है, तो भाई कौन कौन सा सब्जेक्ट इसको पसंद नहीं है। Q को देखो, Q को ज्योग्राफी पसंद नहीं है, सब्जेक्ट के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, ये रहे। इंग्लिश, क्या Q को इंग्लिश पसंद हो सकता है, नहीं, क्योंकि इंग्लिश तो R को पसंद है। साइंस V को पसंद है, ये नहीं हो सकता। हिस्ट्री बचा हुआ है, हिस्ट्री पसंद हो सकता है इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी पसंद हो सकती है, नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी P को पसंद है। इसके बाद मैथमेटिक्स इसे पसंद है नहीं। हिंदी क्या इसको पसंद है, हिंदी इसको पसंद हो नहीं सकती क्योंकि हिंदी तो
टी को पसंद है, संस्कृत डब्ल्यू को पसंद है, तो बचा कौन सा सब्जेक्ट, हिस्ट्री। इसका मतलब क्यू को ही हिस्ट्री पसंद है, ठीक है, क्यू को हिस्ट्री पसंद है। अब जो सब्जेक्ट बच गया, अब कौन सा सब्जेक्ट बच गया भाई, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, संस्कृत। तो हमारे पास क्या सब्जेक्ट बचा है, एक हमारे पास मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बचा, तो इसका मतलब एस को क्या पसंद है, फिर मैथमेटिक्स पसंद है, एस को मैथमेटिक्स पसंद है। ये तो आपके सबके सब्जेक्ट आ गए, ठीक है। अब एक बात बताइए भाई, ये जो आर है ये 5 में नहीं पढ़ता और 9 में नहीं पढ़ता, 9 क्लास में ये पढ़ नहीं सकता, तो 9 में कोई तो पढ़ता होगा, तो 9 में कौन पढ़ता है, फिर डब्ल्यू पढ़ता है ना। और जो बच गया 4 से लेकर 9 तक, 10 तक कौन सा बचा, 4 5 6, 6 नंबर बचा, तो इसका मतलब 6 क्लास में कौन पढ़ता है, आर पढ़ता है। तो सारा यहाँ पर अरेंजमेंट हमारा बन चुका है। पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीज इन 10th स्टैंडर्ड, तो भाई 10th में कौन पढ़ता है, वी पढ़ता है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों पजल बनाई जाती है। पजल वाला जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी इसमें क्लासेस लगाई जा सकती हैं, बट हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम कुछ ही क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो आप लोग बनाइए ये वाला क्वेश्चन, PQRS T and M are 6 students of a school. Each of them studies in a different class from 1st to 7th, 1st to 6th। तो भाई हमारे पास कितने स्टूडेंट है, ये हैं PQRS T and M, ये 6 स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है। और ये डिफरेंट क्लास में पढ़ते हैं, 1 से लेकर 6 तक की क्लास में। ईच ऑफ देम हैज ए फेवरेट कलर फ्रॉम रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो, पिंक एंड ग्रीन, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। क्यू लाइक ब्लैक, क्यू को क्या पसंद है, ब्लैक, तो एक तरफ इनका कलर लिखते जाइए, क्यू को क्या पसंद है, ब्लैक। एंड डज नॉट स्टडी इन क्लास 4th and 5th, और जो क्यू है ना ये 4th और 5th में नहीं पढ़ता है, ना तो 4 में ना 5 में। द वन हु स्टडीज इन क्लास 4th डज नॉट लाइक ग्रीन, और जो 4th क्लास में पढ़ेगा 4th में, उसको ग्रीन पसंद नहीं है, उसको ग्रीन पसंद नहीं है जो 4th क्लास में पढ़ेगा, ठीक है। P स्टडीज इन क्लास 2nd, P किस में पढ़ता है, P का फिक्स हो गया कि P 2nd क्लास में पढ़ता है भाई। M लाइक ब्लू एंड डज नॉट स्टडी इन क्लास 4th, M को क्या पसंद है, M को ब्लू कलर पसंद है, ब्लू, और ये किस में पढ़ते हैं, एंड स्टडी इन क्लास 4th, और ये 4th क्लास में पढ़ते हैं। M लाइक ब्लू एंड डज नॉट स्टडी इन क्लास 4th, अच्छा डज नॉट स्टडी, तो ये 4 नंबर में नहीं पढ़ता है, 4थी क्लास में नहीं पढ़ता है। द वन हु लाइक येलो स्टडीज इन 6th, जिसको येलो पसंद है, येलो 6th में जो पढ़ता है उसको येलो पसंद है, ठीक है, उसको येलो पसंद है। एस लाइक पिंक, एस को क्या पसंद है भाई, एस को कलर पसंद है पिंक, एस को कलर पसंद है पिंक। एंड स्टडीज इन क्लास 1st, और एस किस में पढ़ता है, 1st क्लास में पढ़ता है। आर डज नॉट स्टडी इन क्लास 6th, और आर जो है वो 6th क्लास में नहीं पढ़ता है। अब बताइए अगर आर 6th क्लास में नहीं पढ़ता है तो आर को तो येलो पसंद होगा नहीं, आर को येलो पसंद होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो येलो किसको पसंद होगा फिर, जो 6th क्लास में पढ़ता है, तो भाई 6th क्लास में ये भी नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब टी ही 6th क्लास में पढ़ता है और टी को ही येलो पसंद है। बात समझे, क्योंकि आर तो 6 में पढ़ता है तो आर को तो येलो पसंद नहीं है। अब येलो की यहाँ जगह थी और यहाँ पर, यहाँ लेकिन 2 में पढ़ता है पी तो, और येलो वाला 6 में पढ़ता है, तो इसका मतलब यही कंफर्म यहाँ पर पढ़ता है, ठीक है, 6 वाला यहाँ पर आ गया। अब इसको ग्रीन पसंद नहीं है, इसको अगर ग्रीन पसंद नहीं है तो ग्रीन किसी को तो पसंद है, तो इसका मतलब ग्रीन केवल फिर अब पी को पसंद हो सकता है, ये ग्रीन हो गया। और जो कलर बच गया उसको यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। हमारे पास रेड है, रेड बचा हुआ है, तो इसका मतलब आर को ही रेड पसंद है। और जिसको ग्रीन पसंद है वो 4 में नहीं पढ़ता, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये 4 और 5 में पढ़ते नहीं है, तो 4 और 5 में कोई तो पढ़ता होगा, ये भी 4 में नहीं पढ़ता, ये भी 4 में नहीं पढ़ता, तो 4 में कौन पढ़ता है, फिर ये पढ़ता है। और ये 5 में नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब ये 5 में पढ़ता है। और जो बच गई क्लास 1 2 3, 3 बच गई ना, तो 3 में क्यों पढ़ता है फिर। ये सारे हो गए बच्चों आपके प्लेस। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक ब्लू, तो ब्लू किसको पसंद है, देखो ब्लू किसको पसंद है भाई, ब्लू पसंद है एम को, बी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक अपना वेन डायग्राम। तो अभी हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों, वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। किस तरह का क्वेश्चन आता है, सीधे हम एग्जाम जो एग्जाम का पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न है, उसकी तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर जनरली आपको 3 वर्ड 4 वर्ड या 5 भी देता है, तो मोस्टली तो 3 ही वर्ड आपको दिए जाएंगे। और इन तीनों वर्ड में आपको चेक करना होता है कि भाई क्या रिलेशन है
और कौन सा वेन डायग्राम इन तीनों वर्ड को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक वर्ड है इंडिया, एक हमारे पास है जयपुर और एक है राजस्थान। तो भाई हमें ये देखना होता है कि इनके बीच में रिलेशन कैसा है। तो अब हमें ये पता है कि वो जो ये जयपुर होता है, जो जयपुर है, जयपुर जयपुर एक सिटी है ना, वो सिटी कहाँ पर आता है, राजस्थान में। इसका मतलब जो जयपुर है उसका सर्कल जो होगा वो राजस्थान के अंदर होगा। और ये जो राजस्थान है ये एक स्टेट है, ये किस कंट्री का स्टेट है, तो हम बोलेंगे इंडिया का स्टेट है। तो सबसे बड़ा क्या होगा इसमें, इंडिया। इंडिया का सर्कल तीन दोनों को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इनका बेस्ट रिलेशनशिप शो किया गया है, तो ऐसा ऑप्शन है ए। देखो आपको अगर कभी कभी ऐसा लगे कि दो ऑप्शन भी इसके आंसर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है ये भी, तो उन वर्ड को पुट करके देखना और उनका प्रैक्टिकली देखना क्या मीनिंग उनका सही आ रहा है। जैसे अगर आप बी ऑप्शन की बात करें तो भाई जयपुर है, राजस्थान है, और अगर आप इंडिया ऐसे अलग अलग टिक करोगे तो इनमें तो नो का रिलेशन दिख रहा है कि नो जयपुर इज राजस्थान, इसका मतलब गलत है, ऐसा तो नहीं है। अगर आप इसको करते हो कि एक को इंडिया मान लेते हैं, एक को जयपुर मान लेते हैं और एक को राजस्थान मान लेते हैं, तो इससे हमें बस ये समझ आ रहा है कि कुछ जयपुर ही इंडिया है, जबकि सभी जयपुर किस में आता है, इंडिया में ही आता है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं कि जयपुर को ये बोल देते हैं और राजस्थान का ये सर्कल और ये इंडिया का, भाई जयपुर भी इंडिया में है, राजस्थान भी इंडिया में, लेकिन जो जयपुर है वो किसके अंदर आना चाहिए, राजस्थान के अंदर, जबकि यहाँ पर आ रहा है रिलेशन इनके बीच नो का कि नो जयपुर इज राजस्थान। तो डी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो ये मैंने आपको इसलिए करके बताया है बच्चों कि किसी भी एलिमेंट के बीच में जो वर्ड आपको यहाँ दिए जाएंगे उनके बीच या तो नो का रिलेशन होगा, या फिर ऑल का रिलेशन होगा, या सम का रिलेशन होगा। इन्हीं में से कोई एक रिलेशन उनके बीच होता है। नो के रिलेशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए दो वर्ड ऐसे दिए गए हैं हमें जिनके बीच में कोई रिलेशन है, जैसे एक पेन दे दिया गया है मान लीजिए, और एक हमें दे दिया जाए इरेजर, तो पेन और इरेजर में कोई रिलेशन नहीं होता, पेन का सर्कल अलग बनाएंगे, इरेजर का अलग बनाएंगे, मतलब ये नो रिलेशन वाली कंडीशन है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए मेल एंड डॉक्टर, तो मेल और डॉक्टर का जो रिलेशन है, तो अब हमें पता है कि केवल कुछ मेल क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, मेल, मतलब ये सम का रिलेशन है। इसी तरह से अगर मैं दे देता हूं सिस्टर एंड फीमेल, सिस्टर एंड फीमेल, तो भाई सभी सिस्टर क्या होती हैं, फीमेल होती हैं, तो ये ऑल का रिलेशन है। ठीक है, तो किसी भी दो वर्ड के बीच में रिलेशन जो आप देखोगे अभी, तो वो तीन ही तरीके का होगा, या तो नो का, ऑल का, या फिर सम का। तो इसी से हम डिसाइड कर लेते हैं, अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस हमें लग रहे हैं कि ये भी हो सकता है ये भी, तो इन रिलेशन को वहां पर एस्टेब्लिश करके अप्लाई करके हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भाई पायलट दिया हुआ है, एयरप्लेन दिया हुआ है और स्काई दिया हुआ है। तो जो पायलट होता है, पायलट वो कहाँ पर होता है, एयरप्लेन में होता है, और एयरप्लेन किस में होता है, स्काई में। पायलट किस में होता है, एयरप्लेन में होता है, और एयरप्लेन किस में होता है, स्काई में होता है। मतलब इसको पायलट बोल दें हम, इसको एयरप्लेन बोल दें और इसको स्काई बोल दें, तो दोनों ही किस में है, पायलट एयरप्लेन के अंदर और एयरप्लेन कहाँ होता है, स्काई में होता है। मतलब ए ऑप्शन ही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कुछ का डी डी में कुछ को डाउट आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर इसको पायलट बोल देते हैं और ये एयरप्लेन बोल देते हैं। तो एयरप्लेन जो होता है और पायलट जो होता है बच्चों, उनमें ऑल का रिलेशन है। सभी जो पायलट होते हैं वो किस में होते हैं, एयरप्लेन में होते हैं। आप बोलोगे सर उससे बाहर भी तो आते हैं, बाहर आते हैं, लेकिन जैसे लाइब्रेरी होता है बच्चों, लाइब्रेरी और बुक होता है, तो बुक का रिलेशन किससे होता है, लाइब्रेरी से। सभी बुक को किस में कंसीडर करते हैं हम, लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बुक लाइब्रेरी से अलग कहीं होती ही नहीं है, लेकिन बुक का रिलेशन किस में होता है, लाइब्रेरी से होता है। ऐसे ही पायलट किससे रिलेटेड है, एयरप्लेन से रिलेटेड है। तो पायलट का सर्कल जो होगा एयरप्लेन के अंदर, और पायलट और एयरप्लेन दोनों ही कहाँ होते हैं, स्काई में होते हैं। ठीक है, एयरप्लेन भी पोर्ट पे उतरता है। अब आप बोलोगे सर जो जो हमारा मतलब हवाई अड्डा होता है वहां पर भी तो एयरप्लेन खड़ा रहता है, लेकिन एयरप्लेन खड़े होने के लिए नहीं बनाया गया है, उसको हवा में उड़ने के लिए, स्काई में उड़ने के लिए बनाया गया है। तो इसीलिए इसका जो सेंस निकलता है, जो प्रैक्टिकली मीनिंग निकलता है, वो ये निकलता है कि पायलट होता है एयरप्लेन में और एयरप्लेन कहाँ होता है, स्काई में होता है। ठीक है, तो ए हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर है। शर्ट, टाई और पैंट, भाई तीनों चीजों को ही आप जानते हैं। जो शर्ट होती है, शर्ट जो शर्ट होती है, शर्ट शर्ट का जो सर्कल है, भाई शर्ट अलग होती है, टाई अलग होती है, पैंट अलग होती है। इन तीनों में कोई रिलेशन थोड़ी ना होता है कि कुछ शर्ट टाई होती है, कुछ टाई पैंट होती है। तो तीनों का सर्कल डिफरेंट है। कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इनको, बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कार, बस और एयरप्लेन। वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से सोचकर मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। भाई कार जो है, कार कार भी आपने देखी है, कार और बस दो अलग मीडियम है ट्रांसपोर्ट के, और एयरप्लेन अलग है। तो तीनों में कोई रिलेशन है? कार बस थोड़ी ना होती है, कार को हम अलग बोलते हैं, बस को अलग बोलते हैं, एयरप्लेन को अलग। तीनों ही क्या है? डिफरेंट है, मतलब सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य, तारे और चंद्रमा, सन, अर्थ, स्टार एंड मून, सन, स्टार एंड मून। अब बस आपको ये पता होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए, जो सन होता है, सन जो सन है बच्चों, वो क्या होता है? वो एक स्टार ही है। सन क्या है? सन एक स्टार है। सन क्या है? एक स्टार है। और जो मून है, मून एक सैटेलाइट है। तो मून अगर सैटेलाइट है तो मून का सर्कल अलग होगा। मून ना तो सन हो सकता है ना ही स्टार हो सकता है। इसका मतलब ऐसा जो ऑप्शन होगा वो किस में दिया गया? ए ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए प्रॉपरली कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या क्या है, तभी आप आंसर एग्जैक्टली बना पाओगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महिलाएं, माताएं और बच्चे, मतलब विमेन, मदर्स एंड चिल्ड्रन। अब एक बात बताइए, जो मदर्स होती हैं, भाई देखो किसी दो में रिलेशन बनाओ पहले। जो सभी मदर्स होती हैं वो क्या होती हैं? वुमेन ही तो होती हैं। भाई सभी मदर किस कैटेगरी में आते हैं? वुमेन में। अब चिल्ड्रन को कनेक्ट करना है इनसे, तो एक बात बताइए, कोई चिल्ड्रन मदर तो हो नहीं सकता। तो चिल्ड्रन, कुछ चिल्ड्रन क्या हो सकती हैं? वुमेन हो सकती है। कुल चिल्ड्रन क्या हो सकती हैं? वुमेन हो सकती हैं, है ना, मतलब फीमेल हो सकती हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो सर्कल होगा इस तरह का, है ना, चिल्ड्रन का ये बनाएंगे जो वुमेन को पार्शियली इंटरसेक्ट करेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास? भी, यही आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। भाई पंजाब और हरियाणा दो स्टेट है, एक स्टेट है हरियाणा और एक स्टेट क्या है? हमारा पंजाब है। और दोनों का ही हेडक्वार्टर क्या है? चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ को हम बीच में रख दें कि जो चंडीगढ़ है वो किस में आता है? चंडीगढ़ किस में आता है? हरियाणा में भी आता है और पंजाब में भी आता है। हरियाणा में भी आता है और पंजाब में भी। और जबकि हरियाणा और पंजाब क्या है? दोनों अलग अलग स्टेट हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट है। ठीक है, अच्छा ये बनाया जाए या फिर भाई जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ एक सिटी भी है। चंडीगढ़ एक सिटी भी है जो किस में आता है कंप्लीटली? चंडीगढ़ किस में आता है? चंडीगढ़ आता है बच्चों पंजाब में। चंडीगढ़ जो सिटी है वो पंजाब में आता है। और चंडीगढ़ जो है वो हेडक्वार्टर भी है। चंडीगढ़ किसका हेडक्वार्टर है? हरियाणा का। मतलब पार्सली वो किससे रिलेटेड है? हरियाणा से भी रिलेटेड है। तो हम इस तरह का सर्कल बना दें, इस तरह का सर्कल हम बनाएंगे, ना कि डी बनाएंगे। डी में क्या है? देखो चंडीगढ़ का जो बचा हुआ पार्ट है ये ना तो पंजाब में शो हो रहा है ना ही हरियाणा में, तो डी ऑप्शन तो बेस्ट नहीं लग रहा है। जबकि देखो चंडीगढ़ अगर हम प्लेस के हिसाब से देखें, है ना, स्थान के हिसाब से देखें, तो जो चंडीगढ़ है वो किस में आता है? हरियाणा, ये पंजाब में आता है। चंडीगढ़ पूरी तरह से किस में आता है? पंजाब में। लेकिन जब हम चंडीगढ़ की बात करते हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो ये किसका है? पंजाब का भी है और ये किसका है? हरियाणा का भी है। पंजाब का भी है और हरियाणा का भी है। भाई इसमें जो बेस्ट पॉसिबल आंसर लग रहा है, इसमें जो बेस्ट पॉसिबल आंसर लग रहा है वो सी लग रहा है, सी। ठीक है, सी लग रहा है, सी पर जाइए बच्चों, सी ऑप्शन पर हम इसमें जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकल, रिच पीपल एंड रिलेटिव। अब इनमें प्रैक्टिकली देखिए भाई, जो अंकल होते हैं, अंकल जो अंकल्स हैं उनमें से कुछ रिच हो सकते हैं। भाई कुछ अंकल क्या हो सकते हैं? रिच पीपल हो सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, रिच पीपल हो सकते हैं। और जो अंकल होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? अंकल तो रिलेटिव ही है हमारे। अंकल क्या है? रिलेटिव है। सभी अंकल क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। तो सभी अंकल्स क्या होते हैं? हमारे रिलेटिव होते हैं। और कुछ अंकल क्या हो सकते हैं? रिच पीपल हो सकते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास? सी ऑप्शन है, ये टिक कर दीजिए। ठीक है, अब ये मत सोचना कि हम किसी को भी अंकल बोल देते हैं, भाई वो हमारे रिलेटिव तो नहीं है, तो आप उनको बस ऐसे ही बोल देते हो अंकल, लेकिन प्रैक्टिकली वो आपके अंकल थोड़ी ना है, ब्लड रिलेशन के हिसाब से अंकल थोड़ी है। तो जो अंकल होंगे वो क्या है? आपके जो चाचा होंगे वो क्या है? रिलेटिव ही होते हैं। सभी चाचा रिलेटिव होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जज, थीफ और क्रिमिनल। अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो जज है, जज है, एक थीफ है, एक क्रिमिनल है। भाई जो थीफ होते हैं, थीफ किस कैटेगरी में आएगा? तो थीफ आएगा क्रिमिनल की कैटेगरी में, है ना। थीफ किस कैटेगरी में आएगा? क्रिमिनल। लेकिन जो जज होता है वो ना तो थीफ हो सकता है ना ही क्रिमिनल हो सकता है। तो जज का सर्कल बिल्कुल अलग बनेगा। ठीक है, जज का सर्कल बिल्कुल अलग बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास कौन सा है? सी ऑप्शन, यही आपका आंसर है। सभी थीफ आते हैं क्रिमिनल की कैटेगरी में
और जो जज है वो थीफ या क्रिमिनल से बिल्कुल अलग सर्कल हम इसका बनाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रदर, हस्बैंड एंड मैन। देखो जो भाई होता है ब्रदर होता है, एक हमारे पास हस्बैंड दिया हुआ है और एक मैन दिया हुआ है, इन तीनों में हमें रिलेशन बताना है। चलिए एक बात बताइए, देखो जो मैन होते हैं, मैन भाई ब्रदर भी मैन होते हैं और हस्बैंड भी क्या होते हैं, मैन होते हैं। लेकिन कुछ ब्रदर क्या होते हैं, कुछ ब्रदर क्या होते हैं, हस्बैंड होते हैं। कुछ ब्रदर क्या होते हैं, हस्बैंड होते हैं, और कुछ हस्बैंड ब्रदर होते हैं। लेकिन दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, मैन की ही कैटेगरी में आते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, मैन होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, अरे ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अब देखते हैं इसमें सभी हस्बैंड क्या होते हैं, मैन, सभी ब्रदर भी क्या होते हैं, मैन। तो अब बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन पर जाएंगे। भाई ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है कि जो मैन का सर्कल है, मैन का जो सर्कल है वो बाहर रहेगा, क्योंकि सभी ब्रदर भी क्या होते हैं, मैन होते हैं, और सभी हस्बैंड भी क्या होते हैं, मैन होते हैं। ठीक है, और ब्रदर और हस्बैंड के सर्कल कहाँ रहेंगे भाई, मैन के अंदर रहेंगे। तो या तो ऐसा सर्कल हमें दिया जाए या फिर हमें ये वाला दिया जाए, इन दोनों में से जो भी दिया है उसी को हम टिक करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है बच्चों, बी ऑप्शन है। ठीक है, हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विमेन, सिस्टर एंड इंजीनियर। विमेन है और सिस्टर है। देखो अगर हम पहले तीनों शब्दों में एक साथ ना चेक करें, दो शब्दों में रिलेशन बनाएं, तो सभी जो सिस्टर होती हैं, जो सिस्टर्स होती हैं वो क्या होती हैं, विमेन ही तो होती हैं। सभी सिस्टर क्या होती हैं, विमेन होती हैं। ठीक है, सभी सिस्टर विमेन होती हैं। और इंजीनियर की बात रही तो इंजीनियर तो सिस्टर्स भी हो सकती हैं, वुमेन भी। इसका मतलब कुछ सिस्टर क्या हो सकती हैं, इंजीनियर हो सकती हैं, और कुछ सिस्टर अगर इंजीनियर है तो कुछ वुमेन भी इंजीनियर है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास भाई, डी ऑप्शन हमारे पास ऐसा है, डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। पॉज करिए वीडियो और बनाइए आंसर, देखते हैं क्या आंसर बनाओगे। भाई कैरेट है, फूड है और वेजिटेबल है। कैरेट क्या है, कैरेट एक फूड है ना, कैरेट एक फूड है, लेकिन कैरेट किस कैटेगरी में आता है, वेजिटेबल की। कैरेट क्या एक वेजिटेबल है, सभी कैरेट क्या होती हैं, वेजिटेबल, और सभी वेजिटेबल भी क्या होती हैं, वेजिटेबल है, तो फूड आइटम है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन हैं बच्चों वो बिल्कुल सिंपल हैं, आपको बस वर्ड का मीनिंग समझना है। अगर 3 वर्ड हैं या 4 वर्ड हैं तो पहले 2 में जिसमें समझ में आते हैं उन 2 को कनेक्ट करो। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आपको लग रहे हैं तो प्रैक्टिकली उनको रखकर देखिए और उनका मीनिंग देखिए क्या निकल रहा है। ठीक है, वो ऑल से कनेक्टेड है, सम से, या फिर नो से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा भाई, बुल है, एनिमल है और कार्निवोर है। तो एक बात बताइए भाई, एनिमल, सारे एनिमल तो कार्निवोर होते नहीं हैं, है ना, लेकिन बुल, जो ये बुल है, बुल होता तो एक एनिमल ही है ना, बुल भी क्या है, एक एनिमल है। अब कुछ एनिमल क्या होते हैं, कार्निवोर होते हैं। बुल तो कार्निवोर होते नहीं, मांसाहारी होते नहीं, इसका मतलब कुछ एनिमल क्या होते हैं, कार्निवोर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर है, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी, डी ऑप्शन पर हम जाएंगे। ये बुल हो गया, ये हमारे एनिमल हो गए, और ये कार्निवोर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैन, फादर एंड ह्यूमन। भाई सभी जो फादर होते हैं, सभी जो फादर होते हैं, अच्छा फादर, मैन और ह्यूमन, ह्यूमन। तो एक बात बताइए, कुछ फादर, सभी फादर क्या होते हैं, सभी फादर क्या होते हैं, सभी फादर मैन ही होते हैं। ऑल फादर आर मैन, सभी फादर क्या होते हैं, मैन होते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे मैन फादर हों, लेकिन सारे फादर डेफिनेटली मैन होते हैं। अब जब सब फादर मैन होते हैं तो फादर हो या मैन हो ये सब क्या होते हैं, ह्यूमन ही होते हैं, ह्यूमन होते हैं। तो इसका मतलब बी ऑप्शन पर हम चलेंगे, सभी मैन फादर क्या होते हैं, मैन, और सभी फादर और मैन क्या होते हैं, ह्यूमन होते हैं। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। फ्लूइड, पिज्जा एंड मिल्क। भाई जो मिल्क है, मिल्क किस कैटेगरी में आता है, तो आप बोलोगे जो मिल्क होता है वो तो एक फ्लूइड है ना, द्रव है। तो मिल्क जो आता है वो फ्लूइड की कैटेगरी में आता है, और जो पिज्जा होता है वो तो भाई सॉलिड है, ना तो फ्लूइड है ना ही मिल्क है। तो पिज्जा का जो सर्कल होगा वो अलग बनेगा। कैसा ऑप्शन है आपके पास ऐसा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ पर वेन डायग्राम बनाकर दिए हैं 4 ऑप्शन में, और ब्रदर, फादर, मदर, इनमें रिलेशन पूछा गया कि कौन सा वेन डायग्राम इनको बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ब्रदर, फादर और मदर, भाई मदर का सर्कल तो अलग होगा, मदर का सर्कल अलग होगा, और कुछ ब्रदर क्या हो सकते हैं, कुछ ब्रदर क्या हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कुछ फादर ब्रदर हो सकते हैं, और जो मदर का सर्कल है उसको अलग बना देंगे, उसको क्या बना देंगे, हम अलग बना देंगे। ठीक है, तो कुछ ब्रदर क्या हो सकते हैं, फादर, कुछ फादर ब्रदर, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी। नेक्स्ट आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमें बताना है किस किस में बेस्ट रिलेशन है, बेड में, बेडरूम में और हाउस में। मुझे एक बात बताइए, जो बेड है, बेड किस में आता है भाई, ये तो बेडरूम में आता है, बेडरूम में ही तो बेड आता है, और बेड और बेडरूम किस में होते हैं, हाउस में होते हैं। तो हमारे पास जो सर्कल है एक तो ये वाला बनेगा, मतलब ए ऑप्शन, यही आपका आंसर भी है। ठीक है, यही आपका आंसर है। फ्रूट है, एप्पल है और वेजिटेबल है। भाई एप्पल क्या होता है, एप्पल तो फ्रूट की कैटेगरी में आता है, एप्पल किस कैटेगरी में आता है, फ्रूट की कैटेगरी में। और एप्पल और फ्रूट क्या होते हैं, वेजिटेबल से तो अलग होते हैं, वेजिटेबल का सर्कल अलग बनाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, सी, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। तो अब एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे हमने अभी प्रैक्टिस की है, दूसरा वेन डायग्राम में बच्चों इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें थोड़ी सी डिटेल देखो ज्यादा है, क्या डिटेल है ये पढ़ लेते हैं। इन दी फॉलोइंग वेन डायग्राम, इन दी फॉलोइंग वेन डायग्राम, मतलब ये जो वेन डायग्राम आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इन दी फॉलोइंग वेन डायग्राम दी पेंटागन स्टैंड्स फॉर क्लर्क। इसमें जो पेंटागन है, ये जो पेंटागन है ये क्लर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लर्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दी ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर कॉफी लवर, ये जो ट्राइंगल है बच्चों, ये जो ट्राइंगल है आपका, ये कॉफी लवर्स को, कॉफी लवर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद ये कहते हैं दी स्क्वायर स्टैंड्स फॉर कार ओनर्स, जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर, ये कार ओनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार ओनर्स को। एंड दी, हाँ, जो हमारा ये सर्कल है, सर्कल स्टैंड्स फॉर सोशल वर्कर, और जो ये सर्कल है ये सोशल वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसने क्या पूछा गया है भाई, यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर डी। लेटर जो डी है इसमें, ये जो लेटर डी है ये किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो भाई डी जो है वो देखो किसके अंदर है, एक तो ट्राइंगल के अंदर है, ट्राइंगल के अंदर है, मतलब ये जो डी है ये कॉफी लवर है। ये डी सर्कल के भी अंदर है, सर्कल के अंदर है मतलब सोशल वर्कर भी है ये। और ये डी स्क्वायर के अंदर भी है, इसका मतलब ये कार ओनर भी है। और ये डी देखो पेंटागन के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्लर्क नहीं है। इससे हमें ये पता चल रहा है। तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। भाई ये क्या कह रहा है, कार ओनर, जो डी है वो कार ओनर है, ये बात बिल्कुल ठीक है, कार ओनर। हु आर कॉफी लवर, ये कॉफी लवर भी है, बट नॉट सोशल वर्कर, लेकिन सोशल वर्कर नहीं है, जबकि ये तो सोशल वर्कर है। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है डी के बारे में। फिर कहता है कॉफी लवर, ये जो डी है वो कॉफी लवर है, तो बिल्कुल है कॉफी लवर। कॉफी लवर हु आर कार ओनर, ये कार ओनर भी है, तो बिल्कुल है कार ओनर। सोशल वर्कर एंड क्लर्क ऑल्सो, भाई लेकिन ये क्लर्क नहीं है, इसका मतलब गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है बी ऑप्शन। अब डी के बारे में सी ऑप्शन में कहा गया कि कॉफी लवर है, तो ठीक है कॉफी लवर है। हु आर ईदर कार ओनर और सोशल वर्कर, जो या तो कार ओनर है या फिर सोशल वर्कर है, कार ओनर है या फिर सोशल वर्कर है। अच्छा, कार ओनर भी है और सोशल वर्कर भी है। ठीक है, चलो डी ऑप्शन और चेक करो पहले। कॉफी लवर, कॉफी लवर तो है। हु आर कार ओनर एंड सोशल वर्कर ऑल्सो, तो डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर है। डी जो है ये एलिमेंट डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, कॉफी लवर भी है, सोशल वर्कर भी है, कार ओनर भी है। सी में जबकि बोल रहा है कि कॉफी लवर तो है लेकिन या तो कार ओनर है या फिर सोशल वर्कर, जबकि ये तो दोनों है। तो इनमें से जो डी है उसके बारे में बेस्ट जो इन्फॉर्मेशन दी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसे डी में दिया गया। ठीक है, बात समझे आप लोग। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके लिए है ये वाला, इसको आप लोग वीडियो पॉज करिए और आंसर बनाइए क्वेश्चन के। इन दी फॉलोइंग वेन डायग्राम दी हेक्सागन स्टैंड्स फॉर पुलिस, जो हेक्सागन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो हेक्सागन को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो हेक्सागन है पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसके बाद कहता है हाँ द पेंटागन स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट्स, और ये जो पेंटागन है ये ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। द सर्कल स्टैंड्स फॉर फीमेल, जो सर्कल है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द स्क्वायर स्टैंड्स फॉर इंडियन, और जो स्क्वायर है ये स्क्वायर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियंस को। अब इसके बेस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, द गिवन नंबर्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन द पर्टिकुलर कैटेगरी। यहाँ जो नंबर लिखे गए हैं, जैसे 9 लिखा गया है, तो ये 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेजुएट को। ये 7 ग्रेजुएट को भी और इंडियंस को भी। तो यहाँ पर जो नंबर्स लिखे गए हैं वो उस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। पूछा क्या गया है, पूछा गया है क्वेश्चन में हाउ मेनी इंडियन पुलिस ऑफिसर्स, मतलब जो इंडियन भी हो, पुलिस ऑफिसर भी हो, आर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट भी हो बट नॉट फीमेल, लेकिन फीमेल नहीं होना चाहिए। फीमेल नहीं होना चाहिए इसका मतलब सर्कल में वो नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नंबर आपको बताना है जो तीनों में हो, पुलिस भी हो, ग्रेजुएट में भी हो और इंडियंस भी हो, लेकिन सर्कल में ना हो। फीमेल नहीं होना चाहिए, सर्कल में नहीं होना चाहिए। तो ये जो 11 है, क्या 11 आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो 11 है, ये जो 11 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडियंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रेजुएट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पुलिस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 11। जो नंबर 11 है वो ऐसे, हाउ मेनी इंडियन पुलिस, ऐसे इंडियन पुलिस ऑफिसर्स जो ग्रेजुएट भी हैं और फीमेल नहीं है, तो ऐसे केवल 11 हैं इसमें, ये 11 रिप्रेजेंट कर रहा है उनको। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन ऐसा ही आपके लिए ये रहा, इन दी फॉलोइंग वेन डायग्राम दी ओवल स्टैंड्स फॉर चार्टेड अकाउंटेंट, मतलब सीए को रिप्रेजेंट कर रहा है ओवल। ये जो ओवल शेप आपको दी गई ये रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों सीए को। दी पेंटागन स्टैंड्स फॉर मेल, ये जो पेंटागन है यहाँ पर ये मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेंटागन यहाँ पर मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद कहता है दी ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर फुल टाइम एम्प्लॉय, जो ट्राइंगल है ये फुल टाइम एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फुल टाइम एम्प्लॉय को। एंड दी स्क्वायर स्टैंड्स फॉर टैक्स पेयर्स, और जो स्क्वायर है ये टैक्स पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बेस पर पूछा गया है द गिवन नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो नंबर्स हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा इसका क्वेश्चन तो यहाँ पर है ही नहीं, क्वेश्चन क्या आगे दिया हुआ है, नहीं आगे क्वेश्चन नहीं है। चलिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपके लिए, और फिर इसके लिए ऑप्शन ये नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है। तो एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं और उसके ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, उसका आंसर बताना। हाउ मेनी टैक्स पेयर are males which are not full time employee, ठीक है, फुल टाइम एम्प्लॉय। हाउ मेनी टैक्स पेयर आर मेल हु विच आर नॉट फुल टाइम एम्प्लॉय। अब आपको इसमें बताना है कि भाई ऐसे कितने टैक्स पेयर हैं जो मेल्स भी हैं लेकिन फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है। अब आप बोलोगे सर सीए के बारे में नहीं बताया, तो जिसके बारे में नहीं कहता है उसको इंक्लूड करके चलते हैं। तो बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि भाई फुल टाइम एम्प्लॉय इसका मतलब ट्राइंगल में तो नहीं आना चाहिए, ट्राइंगल में नहीं आना चाहिए और बाकी 3 में आ जाना चाहिए, ट्राइंगल में नहीं आना चाहिए और बाकी 3 में आना चाहिए। तो एक तो आपको ऐसे क्या दिख रहे हैं बच्चों, 8 दिखाई दे रहे हैं, बस 8 ही तो ऐसे हैं, 8 ही क्या हैं, ऐसे हैं जो टैक्स पेयर्स भी हैं और जो मेल्स भी हैं और जो फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है और सीए भी है। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या टैक्स पेयर और मेल में तो होना ही चाहिए, टैक्स पेयर में भी है, मेल में भी है और सीए के बारे में यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 8 ऐसे इसमें टैक्स पेयर हैं जो मेल भी हैं, 8 ऐसे टैक्स पेयर हैं जो मेल भी हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है,
ऐसे इसमें 8 हैं जो मेल भी हैं और टैक्स पेयर भी हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आते हैं वेन डायग्राम के, मतलब इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े हैं जिनमें वर्ड से आपको बताना होता है कि उनको कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस्ट रिप्रेजेंट, और दूसरा इस तरह से वेन डायग्राम पूछा जाता है। ये चैप्टर आपका हुआ कंप्लीट, इसकी आप लोग करिए प्रैक्टिस। थैंक यू बच्चों।